वी आर लाइव नाउ। थैंक यू वेरी मच। क्या सबको मैं दिख रहा हूं? नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। कुछ समय का डिले दिया आपको, लेकिन पूरे यूनियन बजट 2023 की तैयारी के साथ आया। निर्मला ताई, आपको बहुत बधाई। करेंगे थोड़ी आपकी बुराई, ना पक्ष ना विपक्ष, चर्चा करेंगे केवल निष्पक्ष। कम ऑन एवरीबॉडी, निष्पक्ष। मैं आप सबसे बोल रहा हूं, हाँ, जितने मेरी टीम मेंबर हैं और आपसे, मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए ध्यान से। अपने अपने मोबाइल को छोड़ दीजिए, मतलब मोबाइल को पकड़ के रखिए, बिल्कुल मत छोड़िए। फाइनेंस मिनिस्टर इस समय केतली से कहीं चाय भरने की कहीं कप में कोशिश कर रही है इकट्ठे। निर्मला सीतारमण पहली ऐसी महिला है जिन्होंने लगातार 5वीं दफा ये बजट हमारे को दिया है। मेरे साथ सुनना, बिजनेस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, फिस्कल डेफिसिट पे, एजुकेशन पे, एग्री पे, सब पे, हेल्थ पे, इतना अमेजिंग देने वाला हूं आपको चर्चा में। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, आज तक ग्लोबलाइजेशन हमने सुना था। ग्लोबलाइजेशन गाइस, एवरीबॉडी जस्ट एक सेकंड कंफर्म कर दीजिए, मैं लाइव जा रहा हूं, क्लियर दिखाई पड़ रहा हूं? नहीं सुनाई पड़ रहा है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जगाना पड़ेगा सबको यहां पे। सुनिए, ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब होता है? ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी अब स्लो हो गई है। साथ साथ मेरे पढ़ते चले जाइए, बड़ा अच्छा दूंगा आपको मैं यहाँ पे विजुअल प्रेजेंटेशन दूंगा। जॉब ले ऑफ हो रहा है कंसिस्टेंटली दुनिया भर में, सबसे ज्यादा इस समय पैंडेमिक का इंपैक्ट आया, इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी कि महंगाई दर दुनिया भर में बढ़ी है। अभी भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। यूक्रेन रशिया का जो वॉर इफेक्ट था, उस इफेक्ट को अभी लोगों ने पहचाना ही नहीं कि वो कितना आया। मैं आपको उसके बारे में कुछ बताता हूं। जियोपॉलिटिकल इश्यूज, लोगों ने इसको पहचाना नहीं, क्या क्या हुआ दुनिया भर में। जब आपस में झगड़े चलते हैं ना, जब झगड़े होते हैं तो बदहाली आती है, और जब मिलकर आगे बढ़ते हैं तो खुशहाली आती है। ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज ने बहुत तंग किया है हमारे को। देखो, अमेरिका के अंदर 0.5% से 4.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, यानी कि जो आपने कर्जा लिया उस पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा। ये पिछले 9 महीने की कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। हाँ, आप ये बात समझना कि अगर आपको दुनिया को पहचानना है तो केवल 2 देश देख लो। कौन से? एक है भाई साहब ये अमेरिका और एक चाइना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों देश मिलकर के, आज ये दोनों देश मिलकर लगभग 45% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वर्ल्ड का। अमेरिका तकलीफ में क्यों रहा? वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, नौकरियां गई। हाँ, चाइना तकलीफ में क्यों है? क्योंकि पैंडेमिक के कारण बार बार फ्लक्चुएशन होता रहा पूरी इकोनॉमी के अंदर। ये 2 देश मिलकर के 44% दुनिया को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, लाइव चल रहा है तो थोड़ा, मैं आदत नहीं है इसका, लेकिन आपको कंटेंट देने वाला हूं दुनिया का सबसे बढ़िया। इससे बढ़िया बजट का एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलेगा। जुड़े रहना मेरे साथ, सीखोगे, मान लो मेरी बात। आप हो सके ना साथ साथ विजुअलाइज करते जाओ जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं आपको, इजी कर रहा हूं मैं। हमेशा इकोनॉमी ग्रो करती है 3 चीजों से। कितनी चीजों से? 3 चीजों से। पहली है कंजम्पशन, दूसरी है कंजम्पशन और तीसरी है कंजम्पशन। इकोनॉमी के लिए बस कंजम्पशन ही चाहिए। तो जब बजट आता है तो हम देखते हैं कि कंजम्पशन पे कितना इंपैक्ट आएगा इस बजट का, उसको हम समझेंगे। यहां पे हम करेंगे सरकार की बुराई और कभी कभी करेंगे उनकी बढ़ाई। जो अच्छी बात है बताएंगे, जो बुरी बात है, जो मिस हुआ तो मिस एंड हिट, मिस एंड हिट, मिस एंड वेरी गुड, वेरी गुड। आप सबसे कह रहा हूं मेरे साथ जुड़े रहो, सुन रहे हो मेरी बात को? जुड़े रहो मेरे साथ। मिस एंड हिट, जहां ग्लोबली हो रहे हैं सब स्लो, तब भी हम करते रहे हैं ग्रो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। अगले 25 साल का अमृत काल का ये टॉप 3 KPIs जो सरकार ने देने की कोशिश करी है, कौन से थे? यहां पे पहला चीज यूथ के लिए काम किया, दूसरा जॉब क्रिएशन के लिए, तीसरा स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, उस पर चर्चा करते हैं। सरकार कहती है कि हम इन 3 चीजों पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ या नहीं हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं। किसी का फोन बज रहा है शायद, देखिएगा, बंद करिएगा, धन्यवाद, इसको बंद रखिएगा। हाँ, अब ये 7 सप्तऋषि थे जिसपे सरकार ने काम किया, या उसकी ये बात कर रहे हैं जिसको ये कहते हैं अमृतकाल। ये सप्तऋषि है जिसको कहते हैं अमृतकाल। सप्तऋषि पे ये काम हुआ या नहीं हुआ, आपको ध्यान से समझना मेरी बात को। ये सारे के सारे ना एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। ये सरकार का जो बजट आया, एक लाइन में समझाऊं, ये इमीडिएट बजट नहीं था, ये लॉन्ग टर्म बजट था। हाँ, तो ये लॉन्ग टर्म बजट था। और ये लॉन्ग टर्म बजट में जैसे फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव डेवलपमेंट, लास्ट माइल, हर आदमी तक पहुंचाना, यूथ को एम्पावर करना, फाइनेंशियल सेक्टर को ठीक करना, ग्रीन ग्रोथ, अनलीशिंग द पोटेंशियल, मतलब एनेबल करना, रेवड़ी ना देना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बजट में इमीडिएटली इंपैक्ट लाएगा। गडकरी जी, मैं ट्विटर आपको दोनों तरह के दिखाऊंगा, ब्लू और रेड। ब्लू का अर्थ है तारीफ हुई, गडकरी जी ने तारीफ करनी थी। इन्होंने कहा अमृत काल में नए भारत की नींव रखने के लिए 130 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत खुशहाल करने वाला बजट है। गडकरी जी, आपने तारीफ करनी थी, आप सरकार में हैं, आपने तारीफ करी। उदय कोटक, ये बिजनेसमैन है, इन्होंने काफी तारीफ करी। इन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा अमृतकाल का पहला सबसे बढ़िया बजट रहा है,
शॉर्ट में तारीफ करी। सुब्रमण्यम स्वामी मुझे लगा था शायद तारीफ करेंगे, पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ बोलने में ये रुके नहीं है। इन्होंने बताया कि बजट में ना क्लैरिटी नहीं आ रही है कि गोल क्या है, और अगर गोल है तो उसका केपीआई, रेट ऑफ रिटर्न, उसका क्षमा चाहता हूं, उसका रेट ऑफ रिटर्न, प्रायोरिटी, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या होगी। सुब्रमण्यम स्वामी थोड़ी सी बुराई करते हुए दिखाई पड़े इस बजट की। हम भी करेंगे, बुराई भी करेंगे, बढ़ाई भी करेंगे। राहुल गांधी जी, इन्होंने बुराई करनी ही थी। इन्होंने बोला मित्र काल, मुझे लगा शायद ये कहना चाहते हैं मृत काल, पर मुझे मालूम नहीं। ये कहते हैं ना विजन है, ना प्लान है, ना इंटेंट है। और फिर इन्होंने एक डेटा भी कोट किया है कि 1% अमीर लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। तो ये कहते हैं कि अमीरों को अमीर बनाने के लिए बजट है ये। बहरहाल मैं अब यहां से शुरू करूंगा, पहले कुछ अच्छी बात कर लेते हैं। क्या अच्छा रहा पिछले कुछ सालों में हमारे देश में? इंडिया, दुनिया भर में अनसर्टेनिटी है, इंडिया में स्टेबिलिटी रही है। मैं आपको बता देता हूं ये जो ग्रोथ रिफॉर्म रहे हैं ये कैसे रहे हैं। सबसे पहली चीज ये इसलिए हुआ कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, कैपिटल स्पेंड, बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन कहते स्पेंड है इसको। देखिए दो तरह के पैसे खर्च होते हैं, एक है ऐसा खर्च कर दो जिसमें बांट दिया जाए, और एक है ऐसा खर्च करो जो लॉन्ग टर्म में हमारे को बेनिफिट दे। मेरे साथ फोकस रहिए प्लीज, इधर उधर मत देखिए, आपको बोल रहा हूं, सुनिए, इधर उधर मत देखिए, आपको बोल रहा हूं, इधर उधर मत देखिए, आपको बोल रहा हूं। इंसेंटिवाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज किया। फिस्कल कंसोलिडेशन इन्होंने किया। फिस्कल कंसोलिडेशन कैसे किया मैं आपको समझाऊंगा अभी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। सो जीडीपी पे क्या इंपैक्ट रहा पिछले कुछ दिनों में, मैं इसको 5 देशों से कंपेयर करूंगा। एक सेकंड ले रहा हूं प्लीज। पांच चीजों से मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, मैं 5 देशों के साथ कंपैरिजन बता रहा हूं। यूएस, चाइना, जापान, यूके और जर्मनी। हाँ, इसको इंडिया के साथ कंपेयर करके आपको समझा देता हूं। 2021 में आप यहां देख सकते हैं कि ये 4 जगह जहां हमने ग्रोथ देखा है जीडीपी का, उसके मुकाबले भारत का सबसे ज्यादा रहा। यानी कि यहां 2021 में भी ग्रोथ हुआ, 2022 में अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी आप देख रहे हैं, मैं लाइव चल रहा हूं, मेरे साथ समझते जाइएगा, ग्रोथ सबकी गिरी है, भारत की फिर भी रही है ग्रोथ। ये क्यों रही मैं आपको समझाऊंगा अभी। 2023 में कुछ देश जैसे जर्मनी जैसे देश तो डी ग्रो कर गए हैं, -0.3% पे आ गए। यूके के हालत सबको पता ही है, बार बार वहां इलेक्शन होते रहे। आप देख रहे हैं कि यूएस भी बहुत बुरी हालत में रहा, कुछ हद तक चाइना आगे बढ़ा, पर भारत उसके बावजूद इन सबसे बहुत आगे रहा। यहां पे हुआ क्या है ऐसा, आप ये जानना चाहेंगे। मैं यहां सरकार की बढ़ाई नहीं करूंगा, पर मैं बताऊंगा कि अच्छी चीजें हुई क्या हैं, और उसके बाद जो कमियां छूटी हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आसपास का हाल बेहाल है, ये पक्का है, लेकिन अपनी चाल बेमिसाल है, पर यह भी पक्का है। देखिए, जब आप बजट का एनालिसिस सुनेंगे ना, तो 2 तरह के चैनल होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा चैनल के। एक चैनल जो बताएगा बजट कैसे बहुत खराब है, एक चैनल जो बताएगा बजट कैसे बहुत अच्छा है। हम पक्ष विपक्ष दोनों की बात नहीं करेंगे। पहले समझते हैं हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फायदा क्यों हुआ हमारे को। यहाँ जो इकोनॉमी है, जब आप रोड, रेल, एयरपोर्ट, इन सब पे बहुत सारा पैसा लगाते हैं, तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है सेक्टर्स पे। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझते हैं अभी हम लोग। हाँ, हमने 4.3 ट्रिलियन से 7.3 ट्रिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 4.25 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और ये इस साल बढ़ा के 10 लाख करोड़ का कर दिया गया इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसको थोड़ा हम समझते हैं। ये जो हुआ है, ये मुझे लग रहा था कि इस दफा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, तो मुझे लगा था कि इस बार कुछ ना कुछ रेवड़ी बटेगी। फिर से नहीं किया, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाया। इसका मीनिंग समझते हैं। जो गति शक्ति है ना, जिसमें आप सब प्रकार की 7 प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन की अलग अलग फ्लाइट हो गया, ट्रेन हो गया, मास ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, शिप हो गया, सब हो गया, तो ये 7 प्रकार का लॉजिस्टिक्स का, इससे बड़ा इंपैक्ट आता है। तो ये हमारे को ग्लोबल विनर बनाता है। आपको पता है जर्मनी इसलिए नहीं हारा क्योंकि वो कमजोर देश था। जर्मनी इसीलिए हारा था क्योंकि उनके वेपन का सप्लाई खत्म हो गया था, क्योंकि उनकी आर्मी को आर्टिलरी नहीं मिल रही थी। यानी कि किस चीज की समस्या थी? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि लॉजिस्टिक्स, यानी कि लोगों के ट्रैवल करने की समस्या थी। यही कारण था। तो जहां पड़ोसी देश हो गए फेल, वहां भी अपने दियों में बचा हुआ है काफी तेल। क्या है वो, मैं आपको और चर्चा करूंगा बहुत डिटेल में। फाइट अगेंस्ट कोविड पे थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। हमने वेंटिलेटर सस्ते बनाए, बहुत बनाए, अच्छी क्वालिटी के बनाए। आत्मनिर्भर भारत का एक एग्जाम्पल दिखाया हमने। हम सेफ ओपनिंग कर पाए लॉकडाउन में। जीएसटी और टैक्स कलेक्शन को बहुत बड़ा किया। एक कोई चुटकुला सुना रहा था मुझे कि कुंवारे तब कमाई में, जो कुंवारे थे तब कमाई में से अब कुछ पैसे मां बाप, भाई बहन और अपने मित्रों को देते थे।
पर शादी हो जाने के बाद सारे पैसे घरवाली को देने पड़ते हैं। तो जीएसटी का मतलब क्या है? घरवाली का सर्विस टैक्स। तो ये जो घरवाली है हमारी, इन्होंने बहुत जीएसटी कलेक्ट किया। कैसा कलेक्ट किया हमारी घरवाली निर्मला ताई ने? ये 10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन से 13.5 लाख करोड़ के जीएसटी कलेक्शन पे चले गए, यानी कि 25% हमने ज्यादा जीएसटी कलेक्ट किया है। इतना अर्निंग, मैं आपको थोड़ा साधारण भाषा में समझाता हूं, पहले इसको इजी करता हूं। ऐसे समझो, खर्चे भारत के घट नहीं रहे हैं। बुद्धिमान अगर सीईओ यानी प्रधानमंत्री, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि वित्त मंत्री, अगर ये बुद्धिमान हो तो इनकम बढ़ा सकेंगे। इन्होंने इनकम बढ़ाई है, वहां से हमारे को फायदा हुआ। और इससे क्या हुआ? अगर जीएसटी ज्यादा दिया गया है, इसका मतलब ज्यादा लोगों ने खर्चा किया है। जीएसटी किस पे आता है? साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, ब्रेड खरीदते हो, सब्जी आटा कुछ भी खरीदते हो, उस पर जीएसटी देते हो। आप सीमेंट लेते हो, सड़क, आप कुछ भी बिल्डिंग बनाते हो, लकड़ी लेते हो, जो सामान बाजार में कपड़ा खरीदने जा रहे हो, घड़ी खरीदने जा रहे हो, उस पर जीएसटी दे रहे हो। जीएसटी ज्यादा का मतलब लोगों ने पैसा खर्च किया, इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी थी। तो मैं आपको फंडामेंटल भी क्लियर करते जाऊंगा। ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक बड़ी इकोनॉमिक्स की क्लास भी हो रही है साथ साथ में। ये केवल आप बजट नहीं सीख रहे हो, आप देश की इकोनॉमी को समझोगे। इस वीडियो के बाद आपकी लर्निंग का लेवल नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका होगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था, इससे अच्छा बजट का वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। और जितना इन्होंने कमिट किया था, जितना इनको एक्सपेक्टेड था, उससे ज्यादा ये इस समय टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं। यानी कि इन्होंने जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि भारत में लोग खर्चा करने से भी घबरा नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजू बाजू बहुत बुरा हाल था। किसका बुरा हाल था? श्रीलंका का बड़ा क्राइसिस हुआ। अब इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, वहां पे आप देख रहे हैं उनके जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके भाग गए, असाइलम जाकर के अमेरिका में लिया, वहां बच के जाकर के छुपे। वो करेंसी आप देख रहे हो उनकी कितनी डिवैल्यू हुई, 77% इनकी करेंसी डिवैल्यू हुई श्रीलंका की। इन्फ्लेशन भयंकर बढ़ा, यहां पे 302% महंगाई बढ़ी। यहां कितना? यहां तो अगर 10% पार कर जाए तो हाय 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 पूरी पृथ्वी पे चालू हो जाए, लेकिन यहां केवल यहां पे 302% आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में। बांग्लादेश बचा क्या? एक्सपोर्ट की इकोनॉमी थी, एक्सपोर्ट खत्म हो रहा है उनका। महंगाई भयंकर बढ़ रही है। जो दुनिया भर से रेमिटेंस, रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है? जो दुनिया भर से लोग डॉलर भेजते हैं अपने देशवासियों में, अपने परिवार को। बेटा नौकरी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, यूएस में, तो वो घर भेजता है $10,000, वो आना बंद हो गया। फॉरेक्स रिजर्व कम हो गया बांग्लादेश का। बिजली जाने लगी बांग्लादेश में। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिन बिजली थी नहीं, पूरे देश में बिजली चली गई। तो ये इन्फ्लेशन इनका बहुत बड़ा, कितना? 48%। यानी कि जो चीज, जो तेल अगर आज 100 रुपए लीटर है तो अगले साल 150 रुपए लीटर हो जाएगा। 150 रुपए लीटर है तो अगले साल 225 रुपए लीटर हो जाएगा। यानी कि इतनी महंगाई दर बढ़ी वहां पे। पाकिस्तान तो खैर वर्ल्ड बैंक ने बता दिया ये एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी था, एशिया की वीकेस्ट इकोनॉमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास केवल $4 बिलियन बचा है। $4 बिलियन मतलब कितना? 3 हफ्ते ये इंपोर्ट कर पाएंगे। ये पूरी तरह से बैंकरप्ट हुआ पड़ा कंट्री है इस समय। ये नेशन ऐसा है। यहां का इन्फ्लेशन रेट इनका 88%, यानी कि जो 100 रुपए लीटर है अगले साल 188 रुपए लीटर हो जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो तेल है 100 रुपए लीटर अगर आप ले रहे हैं तो, लेकिन हमारे यहां भी करेंसी डिवैल्यू हुई, पर साउथ एशिया के मुकाबले हम अच्छे रहे। अपना 9.5% हुई। यह नहीं कि इनकी तरह बुरा हाल रहा। अपने यहां भी इन्फ्लेशन घटा नहीं, क्षमा चाहता हूं, बढ़ा नहीं, घट गया। यानी कि महंगाई हमारे यहां बढ़ी नहीं, घटी है थोड़ी। फॉरेक्स रिजर्व हमारे दुनिया के 6 टॉप देशों में हमारा नाम आता है। चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद 2 देश और उसके बाद 6ठे देश नंबर पे हमारा देश है। यानी कि आज भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है, तो अपन स्टेबल है। तो एक साल में बहुत कुछ बदला जा सकता है, अगले एक साल में बहुत कुछ बदला जा सकता है। 5 साल ये अमृतकाल के लिए काम किया। मुझे लगता है कि इनको एक साल के लिए भी कुछ करना चाहिए था, जो कि सरकार ने नहीं किया। एक साल में भी आप इंपैक्ट ला सकते हैं, कंजम्पशन पे पुश ला सकते हैं, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म रखा। मैं खुद भी आपके सामने एक उदाहरण हूं। एक साल पहले मैं चाहता हूं कि बजट ऐसा होना चाहिए कि इंसान की सरदर्दी का वही हाल हो जो मैंने अपने बॉडी फैट का किया है। मैं अपनी फोटो देख रहा था, मैं हैरान हो गया था। ये 1 फरवरी 2022 की फोटो है और ये 1 फरवरी 2023 की फोटो है। ये आज की फोटो है। मैं 106 किलो से 74 किलो पे आ गया। मैं चाहता हूं कि सरकार का बजट भी, धन्यवाद सबकी तालियों के लिए, सरकार का बजट भी ऐसा होना चाहिए कि जिसपे उसको तालियां पड़े, गालियां ना पड़े। तो आज कहां पड़ेगी ताली और कहां पड़ेगी गाली? क्षमा चाहता हूं, कभी कड़वा बोलूंगा, कभी मीठा बोलूंगा। ये बजट इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये इनका आखिरी फुल टर्म बजट था इस
सरकार का, जो 5 साल की हमारी सरकार रही है ये। हाँ, 2024 में जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इलेक्शंस आ रहे हैं और बहुत सारे इलेक्शन के अलावा इनके जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो मुझे लगा था कि कुछ रेवड़ी बटेगी, मुझे लगा था कुछ लोगों को बांटा जाएगा, कुछ बेनिफिट दिया जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। अभी भी इन्होंने बड़े ग्रोथ एजेंडा पे काम किया, इन्फ्लेशन के प्रेशर पे काम किया, अमृतकाल के लिए सोचा इन्होंने। और अभी होना क्या चाहिए इस समय, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी दुनिया में देखी जा रही है। चाइना के अलावा इंडिया को एक बहुत बड़ी ऑप्शन के रूप में कंसीडर किया गया, जिसको आप समझेंगे। कुछ ट्वीट भी पढ़ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने फेवर में बोला, उनको बोलना ही था, सरकार में है वो। हर्ष गोयनका ने फेवर में बोला कि रेलवे रिन्यूएबल और रिफॉर्म पे काफी काम हुआ। एक गाना भी आया था, नाटू 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 नाटू, तो बोला नाटू नाटू बजट है, RRR, नाटू नाटू बजट। तो कहते हैं ना कि जब पिता घर पे सैलरी लाते हैं, कुछ पैसों से बिजली पानी का बिल भरते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, कुछ बचाते हैं, इसी प्लानिंग के साथ वो अपने घर को चलाते हैं। और जब इसी प्लानिंग से घर को चलाया जाता है, इसी प्रकार देश का बजट भी बनाया जाता है, और जो हमारे भविष्य को दिखाता है, बताता है। हम शुरुआत करते हैं MSMEs के साथ में। सुनना मेरे इस बजट के इस एक्सप्लेनेशन में आप सीख भी बहुत कुछ जाएंगे, इतना कुछ सीखेंगे। MSME क्या है? ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की। धंधा छोटा है लेकिन ये देश को बड़ा बनाता है MSME। 13 करोड़ हमारे देश में छोटे व्यापारी हैं। इनसे शुरू करते हैं। 13 करोड़ छोटे व्यापारियों में 45% पूरे देश का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग को यही करते हैं। 30% GDP को कंट्रीब्यूट ये छोटे व्यापारी करते हैं। 40% देश का एक्सपोर्ट ये छोटे व्यापारी करते हैं। 95% इंडस्ट्रियल यूनिट जो भी बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ये छोटे व्यापारी करते हैं। और कौन करता है? तो 40% हमारे देश की नौकरियां भी छोटे व्यापारी देते हैं। इसीलिए अगर सबसे ज्यादा समय लगाया जाना चाहिए था, वो इन्हीं पर लगाना चाहिए था। तो मैंने बताया आपको हिट और मिस पे बात करेंगे। भंगड़ा पा रहे हैं सरदार जी, इस समय नाच रहे हैं। क्या हिट रहा, क्या अच्छा रहा? इन्होंने उधार कम उद्धार ज्यादा किया, यानी कि इन्होंने फ्री में नहीं बांटा, ऐसा काम किया जिससे MSME एनेबल हो सके। तो पहले देखते हैं 95% जो फोरफिटेड अमाउंट था, जो टेंडर फेल हुए हैं, सरकार कह रही है कि भाई उसको बेटर वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग उसको फोरफिट कर देंगे। वो एक अच्छा बेनिफिट रहा, उससे उसका वर्किंग कैपिटल बचेगा। अब जब कॉर्पोरेट MSME को पैसा दे देगा अपना, जैसे फॉर एग्जांपल एक मारुति बड़ा कॉर्पोरेट है और एक छोटा MSME हो सकता है, उदाहरण के लिए। वैसे उसके साथ छोटा MSME काम नहीं करेगा, पर उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। छोटा MSME वो क्या बना के दे रहा है? वो उसको लेट्स से रबड़ मैट बना के दे रहा है, जो नीचे पायदान रहता है गाड़ी में, और पायदान बना के दे रहा है। तो अब मारुति अपने टैक्स का फायदा तब उठाएगा जब उसको पेमेंट कर देगा छोटे व्यापारी को। पेमेंट करने के बाद, आज क्या होता था, बिल के बाद वो अपने खर्चे में बुक कर लेता था, टैक्स का बेनिफिट उठा लेता था। अब कॉर्पोरेट जल्दी पैसा देगा छोटे व्यापारी को। एक अच्छा काम किया। हम चाहते थे ECLGS को एक्सटेंड किया जाए, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी को एक्सटेंड किया जाए, और वो एक्सटेंशन इन्होंने किया। और कैसे किया? इसका 89% फायदा सबसे छोटे व्यापारी होते हैं। ये होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पिछली बारी में 2.25 लाख करोड़ रुपए डूबने से बचाया था इस स्कीम ने। छोटा व्यापारी ईमानदार होता है, समय में पैसा वापस करना चाहता है, परंतु जो आसपास जियोपॉलिटिकल कंडीशन रही ना, उससे बड़ी फाइनेंशियल डिफिकल्टी रही। आप जानते हैं जो मटेरियल सप्लाई था, कमोडिटी प्राइस था, वो बदल गया। क्रूड ऑयल, आपको जान के हैरानी होगी, जो $61 बैरल का था वो $103 का हो गया। कितना महंगा हुआ क्रूड ऑयल। आपको लगता है क्रूड ऑयल कहां इस्तेमाल होता है? मेरे भाइयों, क्रूड ऑयल का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। केमिकल में होता है, डाई में होता है, पिगमेंट में होता है, कंस्ट्रक्शन और रोड में होता है, सब जगह क्रूड ऑयल का इस्तेमाल होता है। वो महंगा हो जाएगा, छोटे व्यापारी की हालत खराब होती है। स्टील प्राइस बढ़ा है, 39,000 रुपए टन से लेकर के आज 67,000 रुपए टन पे पहुंच गया 2022 में। कितना प्राइस बढ़ा है। अगर कमोडिटी प्राइस बढ़ता है तो उसका इंपैक्ट आता है। तो ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी थी, ये क्या थी? एक वरदान की आशा है। 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा लोन, और ये कैसा कोलैटरल फ्री लोन है। 2 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कोलैटरल फ्री लोन, और वो भी क्या? 1% कम इंटरेस्ट पे दिया, जिससे 2,000 करोड़ की इंटरेस्ट सेविंग भी हो रही है। तो अगर बिना कोलैटरल के ये पैसा मिलेगा व्यापारी को, उससे उसका वर्किंग कैपिटल पेमेंट फंसती है। छोटे व्यापारी को समझो पहले क्या होता है, उसकी पेमेंट फंस जाती है बाजार में। उसने माल बनाया, उसने ये बनाया, लेट्स से ये मैं स्लाइड चेंजर है, आपके लिए स्लाइड चेंज कर रहा हूं। स्लाइड चेंजर बनाया, स्लाइड चेंजर बना के उसने डिस्ट्रीब्यूटर को आगे पहुंचाया। डिस्ट्रीब्यूटर को 1 लाख पीस दिए, 100 रुपए का था। 1 लाख पीस पे 100 रुपए के हिसाब से उसको 1 करोड़ मिलना था, उसको मिला 6 महीने के बाद या 4 महीने के बाद। अब वो बना के दे चुका है, वो खर्चा कर चुका है, 4 महीने उसका पैसा फंसा रहा।
4 महीने की इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, 4 महीने की कितनी कीमत है उसके लिए। आज क्या वर्किंग कैपिटल को और बनाएगा, वो वर्किंग कैपिटल उसका ब्लॉक हो जाता है, तो इससे फायदा हुआ। परंतु हम जो है भंगड़ा तो डाला था, वो हिट्स थे, अब कुछ मिस भी समझ लेते हैं, क्या गलती हो। मुझे लगता है कि सरकार को इस डिलेड पेमेंट पे और काम करना चाहिए था। एमएसएमई की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि वो साइकिल में फंस जाता है। जो रोटेशन साइकिल पर लग जाता है जंग, उसका हाथ बिल्कुल हो जाता है तंग। तो उस पर काम करना चाहिए था सरकार को। आपको पता है इन्होंने एमएसएमई समाधान योजना बनाई है, उसमें 61,000 केसेस आए थे और उस 61,000 केसेस में केवल 26,000 सॉल्व हुए। उसमें 20,000 करोड़ रुपए के केसेस रजिस्टर हुए, केवल 5,000 करोड़ रुपए रिलीज हो पाए। तो एमएसएमई समाधान योजना को और एफिशिएंट होना पड़ेगा, उसको एफिशिएंट होना पड़ेगा। क्योंकि आज जब मेरा पैसा फंसता है तो मैं सरकार की इस समाधान योजना में अप्लाई करता हूं, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, भाई मेरा पैसा नहीं दे रहा, मेरा पैसा दिलाओ, मेरा पैसा दिलाओ। सरकार कहती है हम आपको आपके से पैसा दिला देते हैं। सरकार उसको फोन लगाती है, एमएसएमई समाधान योजना, उसको फोन लगाती है, उसको चिट्ठी भेजती, कम्युनिकेशन करती है, पैसा लौटाओ उसका। लेकिन पहले ही मैं 6 महीने तक अपना झगड़ा कर चुका था, 6 महीने मुझे नहीं मिला। फिर मैं सरकार के पास जाता हूं, भैया आप दिलवा दो इससे, मेरे को ये बदमाशी कर रहा है, मुझे पैसा नहीं दे रहा। उसके बावजूद सरकार 194 दिन और लगा देती है, यानी कि 6.5 महीना और लगा दिया। तो उस बेचारे का पैसा 1 साल फंसा रहता है। मैं इसके लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दूंगा आपको। वो रेवोल्यूशनरी आइडिया क्या है, उससे पहले ये समझो, जब उसका पैसा इतने दिन फंसा रहता है, बैंक का इंटरेस्ट चलता रहता है। बैंक का इंटरेस्ट होता क्या है, बैंक का इंटरेस्ट 26 जनवरी को भी चलता है, 15 अगस्त को भी चलता है, 2 अक्टूबर को भी चलता है, जब आप सो रहे हो तब भी चलता है, जब आप जाग रहे हो तब भी चलता है। वो बैंक नहीं कहता समाधान योजना से पैसा नहीं आया जी, मैं इंटरेस्ट, बैंक का इंटरेस्ट चलता रहता है। और एमएसएमई ऐसा फंस जाता है, उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि उसका धंधा करने में इंटरेस्ट घट जाता है, और इसी तरह वो इतने नुकसान में चला जाता है कि अपना धंधा चौपट कर जाता है। उसके बाद जब वो कहता है कि अब तो ऐसा ही इंसान आगे चल के फांसी लगाता है, उसको कोई पूछने नहीं आता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए कि अगर उसकी इन समस्याओं से उसको बाहर निकालना है, उसके कैश फ्लो की, वर्किंग कैपिटल की, ऑपरेटिंग साइकिल की समस्या से बाहर निकालना है, इनमें सुधार आ जाएगा, पूरी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, तो सरकार को क्या करना चाहिए, वो ये समझना चाहिए कि 10.5 लाख करोड़ में से 8.5 लाख करोड़ केवल छोटे व्यापारियों का बाजार में फंसा हुआ है, उसको निकालने में मदद करना चाहिए। डिले और डिफॉल्ट को ठीक करना चाहिए। पहला तो क्या है, अगर ये दिखा दे वो व्यापारी कि जी मेरा ये बिल है, ये मारुति से मुझे पेमेंट आनी है। उदाहरण के लिए मारुति के नाम ले रहा हूं मैं, ऐसा नहीं मारुति पैसा नहीं देती, मारुति अपने व्यापारियों को सबको पैसा देती है, पर उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि मुझे मारुति से पेमेंट आनी है जी, 1 करोड़ रुपए आनी है, लेकिन मारुति से आने में मुझे 3 महीना लगेगा, इस बिल के बदले में मेरे को 3 महीने के लिए लोन दे दो। तो अगर सरकार ऐसा करती तो उसकी वर्किंग कैपिटल चलती रहती, पैसा घूमता रहता। लेकिन आज फंस जाता है, उसको ऑर्डर मिले हुए बाजार से, लेकिन उसको बनाने के लिए पैसा नहीं उसके पास। दूसरा, अगर क्रिमिनल पेनल्टी लगा दी जाए, आपको पता है आपसे कुछ साल पहले सरकार ने चेक बाउंस पे क्रिमिनल पेनल्टी लगाई थी। चेक बाउंस किया तो उसका गेम ओवर, चेक बाउंस हुआ तो तेरे को सीधा जेल। कंपाउंडेबल है लेकिन नॉन बेलेबल है। चेक बाउंस लेवल की पेनल्टी अगर सरकार लगा दे कि छोटे व्यापारी का तुमने पैसा नहीं दिया तेरे को जेल, अगर वो ला दे रेवोल्यूशन, तो गेम चेंज हो जाए। सरकार को इस पे काम करना चाहिए। छोटे व्यापारी को आता धंधा करना, कर लेगा, कुछ सीख लेगा, कुछ हम भी हैं सिखाने के लिए, कुछ और अच्छे फ्री वीडियोस हैं, कुछ और अच्छे एजुकेशन ले सकता है वो, लेकिन उसका पैसा फंस जाता है, उसके पैसे में उसकी मदद करनी चाहिए। उसको बोलना चाहिए कि बड़ी कंपनी, अगर तूने छोटे व्यापारी को पैसा नहीं दिया, तुझे पर डे का हैवी फाइन होगा, 45 दिन के अंदर पेमेंट कर, नहीं तो रोज का मोटा फाइन लगेगा तेरे पे। ये जो क्रिमिनल ऑफेंस चेक बाउंस का है, ये मेरे को बड़ा पसंद है। आप या तो डबल फाइन जमा करोगे, अगर तुम्हारा चेक बाउंस हो तो जेल हो जाएगी तुम्हारे को 2 साल की। ऐसा ही हो जाना चाहिए। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ चेक बाउंस जितने कम होगा, लोग आज डरते हैं, उनको घबराहट होती है, चेक बाउंस नहीं करना भैया। सामने वाला भी धमके, बेटा तेरा चेक बाउंस हुआ, रिकॉर्ड कर दिया, ईमेल पर डाल दिया, तेरा गेम ओवर, जेल होगी तेरे को। इसी तरह अगर उसका पैसा आ जाए। दूसरी एक समस्या समझाता हूं मैं, इसको सिंपल करके समझाता हूं। आज जब मैं कोई माल बेचता हूं, कोई सर्विस बेचता हूं, तो मैं उसका बिल बनाता हूं। मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल ये घड़ी बना के बेची, और घड़ी बना करके मैंने आगे दी एक बड़े ब्रांड को, और ब्रांड को दी, मैंने उसका बिल बना दिया 1 करोड़ रुपए का। उस 1 करोड़ रुपए 18 लाख रुपए मेरे को आज बिल पे जीएसटी जमा करना पड़ता है। पेमेंट आएगी 4 महीने बाद, जीएसटी देना पड़ता है आज। हमें सरकार को यह प्रार्थना है भैया आपसे, अगर आपको व्यापारियों को बचाना, आपकी जेब से कुछ नहीं लगेगा, आपको सिंपल तरीका बता रहे हैं। सिंपल तरीका यह था कि वो 18 लाख का जीएसटी उसको तब देना पड़े जब उसको वो बड़ी कंपनी 1 करोड़ रुपए दे दे।
जब 1,18,00,000 आए तब जीएसटी लो ना। आप जीएसटी उससे आज ले लेते हो, पेमेंट उसकी 4 महीने बाद आती है, समाधान योजना में आप उसकी मदद करते नहीं हो, तो ये सरकार के लिए हम लोग थम्स डाउन भी देना चाहते हैं। ये दोनों तरह की बातें, इसलिए मैंने बताया ना पक्ष ना विपक्ष। बिल्कुल ठीक। एमएसएमई जो जीएसटी कलेक्ट करता है बाहर से, कई बार पेमेंट नहीं आता, उसका मूल भी नहीं आता, फंस जाता है। तो इसीलिए जीएसटी पेमेंट के बेसिस पे लो, उसके पास पैसा आए तब उससे आप जीएसटी ले लो। भाई कमाने वाले से पैसा लो, मरे हुए को और मारोगे तो क्या देश ही मर जाएगा भाई। ऐसे यही तो है हमारे 13 करोड़ व्यापारी जो 40 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं। इनको मार दोगे तो 40 करोड़ नौकरियां अपने आप चली जाएंगी। अब मैं बात करता हूं कुछ स्टार्टअप्स के बारे में। ये अनुपम मित्तल जी कहते हैं कि यार इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो आप लोग बजट के ऊपर। सारा आदमी देखता है हमें कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, पहले देखते हैं देश को कितना मिल रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम आज हमारा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, लेकिन ये केवल 4% हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, या करेगा अगले 2 साल में। आज तो केवल 2.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश को। और आप ये समझ लीजिए 2016 में जो केवल 500 स्टार्टअप थे, आज 85,000 स्टार्टअप हो गए। यानी कि ये कल्चर बढ़ रहा है हमारे देश में स्टार्टअप शुरू करने का। 8.5 लाख नौकरियां दे रहा है स्टार्टअप हमारे यहाँ। 108 यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न मतलब जो 8,000 करोड़ की कंपनी हुई। ये 250 हो जाएंगे अगले 2-3 साल में, या बल्कि 2 साल में। पर आज स्टार्टअप मार झेल रहा है, किसकी? ग्लोबल रिसेशन की, और किसकी? फंडिंग विंटर की। उसको आज पैसा नहीं मिल रहा है। शार्क टैंक देख के आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है बाजार में। आज कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। आज ले ऑफ हो रहा है और फंड रेज कम हो रहा है। 21,000 21,500 एम्प्लॉइज पिछले 71 स्टार्टअप ने पिछले 1 साल में निकाल दिए, और उसमें से एडटेक ने ही 8,000 एम्प्लॉय निकाल दिए। जो $25 बिलियन रेज किया था 2022 में, 40% कम रेज हुआ है इस साल। ये पिछले साल 2021 के मुकाबले 2022 में 40% कम रेज हुआ है। यानी कि जो पैसा बाजार में मिला करता था, फंड रेज हुआ करता था, बड़ा बड़ा फंड आया करता था, वो आना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ गई है। इन्वेस्टर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, पहले प्रॉफिट में लेके आओ। पेटीएम का हाल सबने देख लिया है, नाइका का हाल देख लिया है। अब कहते हैं जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक हम पैसा लगाएंगे नहीं। और ये लोग फंसे हुए स्टार्टअप्स वाले, इनकी वैल्यूएशन 55% नीचे गिर गई है सारे स्टार्टअप्स की। और इस समय हमारे देश की सरकार स्टार्टअप्स के लिए बहुत कुछ नहीं करना चाहती है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करना चाहती है। क्योंकि हमारे देश में 85,000 स्टार्टअप हैं, लेकिन छोटा व्यापारी 13 करोड़ है, तो उसको वोटर के लिए काम करना होता है। 85,000 स्टार्टअप केवल 9 लाख नौकरियां दे रहे हैं, ये 40 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट हमेशा यहां ज्यादा फोकस करेगा। 13 करोड़ वर्सेस 85,000। 85,000 मतलब 1 लाख भी नहीं, वहां 13 करोड़ लोग हैं। और 13 करोड़ लोग किसको दे रहे हैं नौकरी? 40 करोड़। 40 करोड़ वर्सेस 9 लाख। तो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए अगर काम किया जाए तो आज का स्टार्टअप कल की एमएनसी बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा था, पर इसके ऊपर कुछ काम हुआ नहीं। हाँ, जो अच्छा हुआ है मैं वो भी बता देता हूं। अच्छा ये हुआ है कि इनकम टैक्स का बेनिफिट 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो पहले 7 साल के लिए था उसको 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एग्रीटेक पे कुछ फंड आया रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और सेट ऑफ लॉसेस जो है, जिसको मैं समझा रहा था आपको कि भाई पहले जो है आपका जो लॉस होता था 7 साल तक, उसको आप टैक्स में एडजस्ट कर सकते हो। अगले साल प्रॉफिट में आओगे तो भी टैक्स देने की जरूरत नहीं। अब उसको 10 साल कर दिया। यानी कि अगर 10 साल तक आप अपने सारे लॉसेस को आने वाले प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर दोगे तो चलो एक चीज अच्छी है, स्टार्टअप लॉस में ही रहते हैं तो उनको जब प्रॉफिट होएगा तो प्रॉफिट बचा भी लेंगे अपने आप को। क्योंकि 80% स्टार्टअप हमारे देश में लॉस में रहते हैं। तो आने वाले समय में वो पुराने वाले लॉस के बदले जब उनको टैक्स देने का टाइम आएगा तो सरकार ने कहा ठीक है हम तुमको थोड़ा कंफर्ट दे देते हैं, तुम्हारे थोड़ा आराम दे देते हैं, तुमने बहुत लॉस झेल लिया है, अब जब तुम कमा रहे हो तो फट से नहीं छीनेंगे तुमसे। ये सरकार के लिए एक अच्छी बात है। तो उसके लिए मैं सरकार की तारीफ करनी चाहिए, स्टार्टअप्स के लिए काम किया है। लेकिन आंख में आंसू भी आ जाते हैं जब देखते हैं कि बजट के अंदर ईसॉप क्या होता है, इसको समझ लो। हमारे साथ एक एम्प्लॉई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ में एक एम्प्लॉई है पल्लवी मैडम, अभी साथ में खड़ी है यहां पे। अब पल्लवी मैडम को कंपनी में कुछ हिस्सेदारी मिली है। अब इनको जब कंपनी में हिस्सेदारी जब पूरी मिल जाती है तो मिलते ही, जब इनको हिस्सेदारी मिलती है तो मिलते ही सरकार इनसे टैक्स ले लेती है। इनको हिस्सेदारी कागज पे मिली है, पैसा जेब में नहीं आया, पर सरकार कहती है पल्लवी पैसा लेके आओ भैया। ये आप कौन है? बोला हम कौन सी ताई है? आप जानते, निर्मला ताई। तो अब ये करती है निर्मला ताई की बड़ी बुराई। बोले मेरे को तो कागज मिला है, पैसा मिला नहीं। उन्होंने कहा हमको टैक्स चाहिए, हमने तो इनकम मान लिया, आपको कंपनी में हिस्सेदारी मिली है। तो ये हिस्सेदारी जो स्टार्टअप की हिस्सेदारी होती है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसी लिस्टेड कंपनी वाली नहीं है कि हिस्सेदारी मिली तुरंत कैश मिल जाएगा। तो ये जो ईसॉप है, अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं।
स्टार्टअप को, बढ़िया मैन पावर को रोकने के लिए पल्लवी मैम हमारे साथ काम करती रहे, उनको रोकने के लिए हम उनको हिस्सेदारी देते हैं कि ले लो भैया, थोड़ी हिस्सेदारी हमसे ले लो पल्लवी मैम, आप हमारे साथ जुड़े रहो कंपनी में। वो कहती है ठीक है सर, मैं आपके साथ काम करूंगी। लेकिन होता क्या है, इनको डबल टैक्स लग जाता है। हाथ आगे लाई कितना लग जाता है? हाथ आगे लाई कितना लग जाता है? डबल टैक्स। पूछिए कैसे? ऐसे कि पहले इनको कागज दिया, ये लो हिस्सेदारी, सरकार इनसे उससे में टैक्स ले लेती है, और जब इनकी हिस्सेदारी बाजार में बिकने लायक बनती है कि भाई मेरे पास कंपनी का 5% है, ये लो 5% के शेयर में आपको देती हूं, हाँ, क्योंकि मुझे 5% का शेयर 10 करोड़ का मिला था, अब इसकी कीमत 20 करोड़ हो गई, मुझे 20 करोड़ दे। तो जब वो 10 करोड़ की चीज 20 करोड़ में ये बेचती हैं, तो उस बचे हुए 10 करोड़ में फिर से टैक्स देती हैं। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं भाई लोग? समझ में आ रही है बात? तो कितना नुकसान हो गया? डबल नुकसान हो गया। तो सरकार से हम यहां प्रार्थना करना चाहते हैं कि ऐसा ना किया जाए भैया। आप डबल करने की जगह आप यूएस की पॉलिसी अपनाइए। यूएस कहता है कि जब पल्लवी बेचेंगी कंपनी की हिस्सेदारी, खाली तभी टैक्स देना है। सिंगापुर कहता है देना तो तभी है जब खाली बेचेंगे, मिलने के टाइम तो हम नहीं लेते, लेकिन जब बेचोगे तब भी हम 75% डिस्काउंट देते हैं आपको, ताकि विवेक बिंद्रा जी जब अपनी कंपनी बनाए तो उनको एम्प्लॉय लाने में आसानी हो, अच्छे एम्प्लॉय के साथ काम कर सकें। देखो बिजनेस के अंदर ना दो ही चीजों की तकलीफ होती है, एक पैसे की और एक बढ़िया मैन पावर की। ये दो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, बिजनेस अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। कितनी प्रॉब्लम होती है भाई लोग? दो प्रॉब्लम, एक पैसे की, एक मैन पावर की। बढ़िया मैन पावर आ जाए, बढ़िया पैसा आ जाए, लोगों में बुद्धि बहुत है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भारत में बिजनेस कर ही लेते हैं लोग। दूसरा सुझाव, सरकार से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, मिनिस्ट्री बनाओ स्टार्टअप के लिए। हर चीज के लिए मिनिस्ट्री बना दी है आपने, कुछ ऐसी चीजों के लिए भी मिनिस्ट्री बनाई है जिसका मैं क्या बताऊंगा, मैं जरा बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा इसके लिए मिनिस्ट्री जरूर बनाई है स्टार्टअप्स के लिए। भाई इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया को ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए स्टार्टअप्स के साथ में। आप अच्छे चेक्स एंड बैलेंस बना पाएंगे। एक बढ़िया अलग से मिनिस्ट्री बनाइए, अलग से इसका एक मंत्री जी रखिए, अलग से इसके ब्यूरोक्रेट्स रखिए, ताकि आप दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को उठा सकें। दुनिया में बड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं इसके ऊपर। इजराइल को देखो, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री बना रखी है, 85% सरकार खुद ही इन्वेस्ट करती है एक स्टार्टअप में, और बदले में हिस्सेदारी भी नहीं लेती, और 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रहती है। एस्टोनिया को देखो, वो कहते हैं कि भाई आप अच्छे स्टार्टअप हो, आपको प्रधानमंत्री से मिलाते हैं। चलो ठीक है, माना छोटा देश है, वहां के प्रधानमंत्री हमारी तरह बिजी नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री की तरह, हमारा देश बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री से नहीं मिलाते तो कम से कम उस स्टार्टअप के मंत्री से मिलवा दो, एक नया स्टार्टअप मंत्री लेकर के आओ। सिंगापुर को देखो, 30% सरकार खुद पैसा अपना लगाती है हर स्टार्टअप में, जो भी स्टार्टअप वो अप्रूव होते हैं उस पर लगाती है, और 5 साल के लिए। और अगर आपको बता देता हूं, आज सिंगापुर में केवल 30% स्टार्टअप फेल होते हैं 5 साल में, भारत में 90% स्टार्टअप फेल होते हैं 5 साल में। बड़ा फर्क है ये। अब थोड़ी बात करते हैं स्टार्टअप एमएसएमई के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्यों ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा लगाती है, जिसके लिए हम सरकार की कुछ हद तक तारीफ भी करेंगे। हाँ, तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे भाई लोग? थैंक यू वेरी मच। तो इंफ्रा पे दिल खोल के बजट हुआ मेहरबान। डिफेंस के बाद सड़कों के निर्माण पे दिया ध्यान। मतलब देश को बचाना है, साथ में लाना है, आगे भी बढ़ाना है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं जॉन एफ कैनेडी के बारे में। जॉन एफ कैनेडी क्या कहते हैं? अमेरिका के पास सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अमीर है इसलिए उसके पास सड़कें अच्छी हैं। क्या मतलब हुआ? बड़ी गहरी स्टेटमेंट है ये। गडकरी जी जब रोड मिनिस्टर रहे हैं अपने, तो वो भी अपने ऑफिस में बड़ा बड़ा लगा के रखते हैं। वो देश बहुत अमीर हो जाता है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जहां सड़कें होती हैं, क्योंकि फिर लोग व्यापार ज़्यादा कर पाते हैं, आ जा पाते हैं, कनेक्टिविटी होती है, मोबिलाइजेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट बेटर होता है। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने से नौकरियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में डालने से जब नौकरियां आएंगी तो लोग जेब में पैसा आएगा, वो खर्चा करते हैं। जब खर्चा होता है तो इकोनॉमी बढ़ती है। जब कंजम्पशन, जब इकोनॉमी बढ़ती है तो उसमें फिर कमाई होती है, कमाई से फिर और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया जाता है। इसको समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्यों पैसा लगाना है। आप पहले सुनिए, एक हो गया रेवड़ी बांटना, मुफ्त में कुछ देना। 1 रुपया दोगे, वो 90 पैसा इकोनॉमी की ग्रोथ में लगता है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 रुपया लगाते हो तो वो जीडीपी में 3 रुपया बन जाता है। हाथ आगे लाइए। क्यों? समझ में आ रहा मेरी बात? क्या सिंपल लग रहा है, नहीं लग रहा भाई लोग? क्या है, अगर आपने फ्री में दिया किसी को, ले भाई मैंने तेरे को खाने के लिए दाल चावल दे दिया, हाँ, वो दाल चावल दोगे तो ये बेचारा अकेला खाएगा।
लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाओगे तो नौकरी होगी। उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट है कि मटेरियल भी आएगा, लेबर भी आएगी, नौकरी भी आएगी। कैसे होगा? देखो, स्टील भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, लकड़ी भी लगेगी, माइनिंग भी होगी, आप टाइलें भी लगेंगी, वहां पे सैनिटरी भी लगेगी, उसके अंदर में पेंट भी लगेगा, उसके अंदर अर्थ मूवर, कॉम्पैक्टर, जेसीबी सब लगेगा। ये थोड़ी कि मुख्यमंत्री खाली यूपी के जेसीबी एक पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा तो जेसीबी हर जगह इस्तेमाल होगी। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस नो? इंफ्रास्ट्रक्चर से जॉब क्रिएशन होता है, क्योंकि वहां इंजीनियर भी आएगा, कंसल्टेंट भी आएगा, प्लम्बर भी आएगा, कारपेंटर भी आएगा, इलेक्ट्रिशियन भी आएगा, हर प्रकार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर आएगा। कितने लोगों को नौकरियां मिलती हैं? उनकी जेब में पैसा आता है। प्लम्बर जब ज्यादा कमाता है, वो प्लम्बर जब 12,000 रुपए महीना कमा रहा था, बढ़िया नौकरी मिल गई, 25,000 महीना कमा रहा, डबल हो गया, बचे हुए पैसे को इस्तेमाल करेगा, खर्च करेगा वो। तो इसमें एक बड़ा अच्छा भारत को माला के रूप में परियोजना बनाई इन्होंने, कि भारत को एक माला सी पहनाई, इसको बोलते हैं भारत माला परियोजना। उसमें इन्होंने क्या किया? 142 मिलियन मैन डेज, 2.25 करोड़ नौकरियों की अपॉर्चुनिटी आई उससे। और जब बड़ा हाईवे बनता है तो ढाबा भी खुलता है, फूड कोर्ट भी खुलता है, रिटेलर भी आते हैं। जब बड़ा हाईवे बनता है तो वहां बाजू में नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बनते हैं, मॉल्स भी खुलते हैं। जब बड़ा हाईवे बनता है तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट भी होता है, वहां पे मकान भी बनते हैं, वहां पे हाई राइज टावर भी बनने लग जाते हैं। फिर वहां पे एयरपोर्ट का भी काम होता है, वहां कंजम्पशन बेहतर होता है, वहां लोग खर्चा करने लगते हैं। जब मैं आपको छोटा एग्जाम्पल नोएडा एक्सप्रेसवे का देता हूं, बहुत छोटा सा है नोएडा एक्सप्रेसवे, इतने बड़े देश में केवल 25 किलोमीटर का। परंतु जब नोएडा एक्सप्रेसवे बनते ही वहां पे 1 लाख अपार्टमेंट ऐड हो गए। हो गया कमाल भाई लोग? यस नो? कितना नोएडा एक्सप्रेसवे? 25 किलोमीटर, 1 लाख अपार्टमेंट ऐड हो गए, बंगलो ऐड हो गए, मकान ऐड हो गए, 1 करोड़ स्क्वायर फीट के ऑफिस आ गए वहां पे। भाई इतने लोग आ गए, ऑफिस भी आ गया, टीसीएस भी आ गया, एचसीएल भी आ गया, सैमसंग भी आ गया, जीई, जेनपेट सब आ गए, वहां पहुंच गए। जब ये आ गए तो उनके लिए बढ़िया रेस्टोरेंट भी आ गए, होटल भी आ गए, फूड चेन भी आ गए। अरे 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 अरे, डोमिनोज पिज्जा 30 मिनट में घर लेके पहुंचेगा, आप बताओ हमारे आपके पास। अरे सब आ गए, वाओ मोमो, सब बढ़िया से आ रहे हैं वहां पे, खूब मजा आ रहा है इस समय। अब देखिए इसमें क्यों भंगड़ा डाला जाना चाहिए, इसमें क्या अच्छी चीज है? जब ये फंड जो है 10,000 करोड़ का अर्बन डेवलपमेंट पे इन्होंने डाला, 50 एयरपोर्ट और हेलीपैड को रिवाइव किया, जिसमें 1250 करोड़ रुपए और लगाने जा रहे हैं। हालांकि पीछे गुस्से में किसी ने चिल्लाया भी कि और एयरपोर्ट बनाओगे तो बनाने के दोगे किसको? तो उनको पता था किसकी बात कर रहे थे। हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उनके अभी इस समय रैंकिंग पर भी काफ़ी असर आ रहा है। जब इंसान दुखी परेशान हो तो उसको और क्या परेशान किया जाए, है कि नहीं? सुख में तारीफ करते नहीं, दुख में बुराई करने हम भी लग जाएं साथ में। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो कोई मीम भी बना रहा था कि इस रंग हरे रंग से, मैं भी हरा रंग पहन के आया हूँ, मेरी भावना आहत हो जाती है। थोड़ा इससे बाहर आओ भाई, धंधे की बात करो है जी, थोड़ा ये रंगों पे मत जाओ। हरा रंग है, कौन सा केसरिया रंग है, और कोई रंग है, बिजनेस का रंग समझो भाई, देश का रंग समझो, इकोनॉमी का रंग समझो। तो आज इन्होंने ग्रीन एनर्जी पे या ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे लगभग 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 5 मिलियन मेट्रिक टन हम 2030 में पहुंचेंगे। लेकिन अमेरिका आज ऑलरेडी 10 मिलियन मेट्रिक टन पे है। वो 2023 में 10 मिलियन मेट्रिक टन पे है, हम 2030 में पहुंचेंगे। ये इन्वेस्टमेंट जरूरी थी। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी। 75,000 करोड़ रुपए इसके लिए लगा रहे हैं। मैं इसको समझाता हूं। आप सोचोगे यार मेरा क्या फायदा? क्या सोचोगे? भाई आपका फायदा यह है इसमें कि आपने 100 रुपए का सामान खरीदना था अपने गांव में रह के। कितने रुपए का? 100 रुपए का सामान खरीदना था। आपको पता है वो 100 रुपए के सामान में आप 16 रुपया पे कर रहे हो उस सामान को वहां पहुंचने के कारण। क्योंकि लॉजिस्टिक्स हुआ ना, सड़कों में ट्रक में भर के पहुंचे में ट्रक का तेल लगा, रास्ते में कितना खर्चा किया, ड्राइवर लगा रहा, 3 दिन वहां ड्राइव करके पहुंचा। तो आपने जो 100 रुपए का सामान बाजार से खरीदा, उसमें 16 रुपए आपने वो ट्रक वाले को, वो लॉजिस्टिक्स को चुपचाप दे दिया। आपको पता भी नहीं है। ये मैं आपको देश का आंकड़ा दे रहा हूं साधारण भाषा में। अगर ये सड़कें बन रही हैं जिस तरह से बन रही हैं, वो 100 रुपए का माल में 16 नहीं देना पड़ेगा, आपको 8 ही देना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपए की चीज 92 रुपए की हो जाती है। इससे पूरे देश में जब भारी मात्रा में असर आता है तो वो असर बहुत बड़ा हो जाता है। 100 रुपए में 8 रुपए 16 रुपए समझ नहीं आएगा आपको। अभी हमारे साथ में मोनू पलवल में रहता है। अब पलवल में जब ये कोई सामान खरीदता है तो वो 100 रुपए के सामान में जिस ट्रक के कारण ये पहुंचा उसके लिए 16 रुपए इसकी जेब से जा रहा था, उसको पता नहीं, लेकिन आगे चल के वो 8 ही रुपए जाएगा, इसका 8 रुपए बच जाएगा। अब ऐसे ही पलवल से लेकर के आप पानीपत तक जो करोड़ों लोग रह रहे हैं उनके 8-8 रुपए बच रहे हैं हर 100 रुपए पे। यानी कि हजारों करोड़ में 8% बचना बहुत बड़ा असर आता है इससे। एक ट्वीट देख लेते हैं। राजनाथ सिंह जी भी तारीफ कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं।
तो आप तारीफ करेंगे, आप सरकार में। हर्ष गोयनका ने इनकी तारीफ करी, मैं दोबारा याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि इस सब्जेक्ट पे फिर से तारीफ करी, वैसे पहले बता चुका हूं उनके बारे में। तो हमारा सुझाव क्या है? कीप इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट। हाँ, और वो आपने किया भी है। इसमें आपने क्या किया? 5.5 लाख करोड़ से आप 7.5 लाख करोड़ पे आए, 7.5 लाख करोड़ से आप 10 लाख करोड़ पे आए। तो आप लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, अच्छा लगा हमारे को। सड़कों पे आपने काम किया, सड़कों में 1,87,000 करोड़ से आप 2,70,000 करोड़ पे आए, 44% आपने बढ़ा दिया। सड़कें बननी जरूरी है, याद रखना। अमेरिका इसलिए अमेरिका में सड़कें इसलिए नहीं क्योंकि वो अमीर है, अमेरिका अमीर इसलिए क्योंकि उसमें सड़कें हैं। सड़कें बनने से देश अमीर बनता है, ये आपको पता नहीं चलता है। तो ये लॉन्ग टर्म विजन, मैंने ये चीज देखा है कि ये सरकार थोड़ी अलग प्रकार की, सुनती नहीं है किसी की, ये थोड़ी करेज वाली सरकार है। तो ये लॉन्ग टर्म पे काम करती है। कहते हैं वोट दो नहीं दो, बात की बात है, हम वो काम करेंगे जो अमृतकाल का काम है। ये तारीफ करने लायक बात है। जहां होगी बुराई करेंगे। सड़कों इन्होंने काफी अच्छी कंप्लीट करी है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग बनाया इन्होंने मुंबई से नागपुर, पूर्वांचल एक्सप्रेस इन्होंने बहुत बड़ा बनाया, वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरी। इसकी मेरे पास बहुत एग्जांपल थे पर मैं कट शॉर्ट कर रहा हूं आपके सामने। रेलवे पे इन्होंने काफी पैसा लगाया। अब रेलवे में पिछले 10 साल में इन्होंने 9 गुना इन्वेस्टमेंट कर दिया। 55,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़ पे आ गए भाई लोग। कितना? 55,000 करोड़ से 2.5 लाख करोड़, लगभग 2.5 लाख करोड़, 2,40,000 करोड़, तो 2.5 लाख करोड़ जैसा ही हो गया। वो इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया इन्होंने रेलवे पे। अब जब रेल ज्यादा चलेगी, हर जगह चलेगी, हर जगह पहुंचेगी। नॉर्थ ईस्ट में मेरा एक दोस्त रहता है, कहता है हमारे यहां तक रेल आती नहीं है। वो रहता है अरुणाचल प्रदेश में, रेल ही नहीं आती। मैं कहा फिर क्या करते हो? बोला फिर वही गाड़ी करते हैं, टैक्सी करते हैं, कुछ करते हैं, जुगाड़ करते हैं और बैठ के इकट्ठे होकर के आते हैं, बस पे आते चढ़ के। गुवाहाटी से फिर हमारे को जुगाड़ बनता है। लेकिन अगर ये रेल बन जाए, कितनी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, नॉर्थ ईस्ट तक समृद्धि पहुंच जाएगी हमारे देश में, वो हमारे देश का असली हिस्सा बन पाएगा। तो बड़े बड़े रेल के प्रोजेक्ट ये कंप्लीट कर रहे हैं। आपको बता दूं, इन्होंने 8 ट्रेन लॉन्च करी हैं, वंदे भारत, अभी 40 और लॉन्च करने जा रहे हैं। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये केवल बजट का सेशन नहीं है। इस सेशन से आप इतना सीख जाओगे, इतना सीख जाओगे कि भाई साहब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। वरना हमारे देश में लोग पौवे के लिए वोट दे देते हैं। किसके लिए? एक पौवा मिलता है, वोट दे देते। ठीक बात है कि नहीं? क्यों मोहन, तुम्हारे गांव में ये हो रहा है? वो कह रहा है हमारे यहाँ पलवल में पौवे के लिए वोट दे रहे हैं। एक पौवा दे जाता है, वोट ले जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये इसको बिल्ड करिए माइंडसेट को। क्या बिल्ड करिए? माइंडसेट को बिल्ड करिए, लर्न करिए। ये 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ये हमारा सुझाव है सरकार को। 535 स्टेशन है जहां 572 प्रोडक्ट कवर हुए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार से कहना चाहते हैं कि और कवर करें इस पे। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। आप जानते हैं जैसे मधुबनी आर्ट वर्क पटना में, कांचीपुरम साड़ी चेन्नई में, टेराकोटा क्ले आइटम राजकोट में, ऐसे ही अचार मिलता है बढ़िया पंचरंगा पानीपत में, ऐसे ही ये चिकन कड़ी की हैंडवर्क के कपड़े मिलते बढ़िया बढ़िया, लेडीज को बहुत पसंद आता है ये लखनऊ में, लेदर गुड आगरा में। तो ये अगर एक एक शहर एक आइटम के लिए पॉपुलर हो जाए और इस पर बहुत ज्यादा काम किया जाए। बहरहाल एक चेनाब रेल ब्रिज बनाया गया। आईफिल टावर कितना ऊंचा है, ये आईफिल टावर से भी ऊंचा रेल ब्रिज बनाया है, जिसके लिए हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं। ये एक अचीवमेंट होती है कि नहीं? बधाई देंगे आप लोग? ये थोड़ा कंजूसी कर रहे हैं बधाई देने में, इनको इनकम टैक्स में ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है तो इसलिए, लेकिन फिर भी अच्छी चीज पे बधाई देनी चाहिए। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 1483 किलोमीटर का ये बनने जा रहा है पूरा। बहुत से इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी, 18 शहर हमारे देश में मेट्रो बन चुकी है, 18 शहरों में। और ये 18 शहर जल्दी ही 100 शहर हो जाएंगे जिसमें मेट्रो बनेगी। मेट्रो आती कितना फर्क पड़ता है, सड़क पे लोड कम आता है ट्रैफिक का। पीएम आवास योजना पे इन्होंने काम किया, इसमें 63 लाख मकान बनाए गए 1 करोड़ 20 लाख में से। 1 करोड़ 20 लाख मकान इनको गरीबों को देने थे बना के। 1 करोड़ 20 लाख में से आधे इन्होंने गरीबों को बना के दे दिए, आधे अभी और देंगे। 100 स्मार्ट सिटी आइडेंटिफाई की थी, केवल 66% में काम चालू हुआ है। बाकियों में सरकार से हम प्रार्थना करेंगे, भाई आप हमारे राजा, हम आपकी प्रजा, हमारी इच्छा कि आप उस पर भी बाकी 34 पे भी काम करें, उसको तेजी से आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये था फिजिकल, में डिजिटल पे भी बात करना चाहता हूं। यूपीआई ने किया कमाल। कमाल, यूपीआई ने किया कमाल। 376 बैंक इस समय डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑनबोर्ड हो गए। 12.5 लाख करोड़ दिसंबर 2022 में ट्रांजैक्शन 12.5 लाख करोड़ की हुई। और ये किसके मुकाबले? वही दिसंबर 2021 में, 1 साल पहले 8.5 लाख करोड़ की। हम 8.5 लाख करोड़ से 12.5 लाख करोड़ की ट्रांजैक्शन पे पहुंचे कितने समय में? 1 साल में। 1 साल में पहुंचे, यानी कि इसमें ग्रोथ है। अच्छा, ये भाई साहब हमारे मंत्री जी कहते हैं कि 5G इकोसिस्टम से $450 बिलियन का जीडीपी में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा अगले 15 साल में। यानी कि $0.5 ट्रिलियन तो हम केवल टेलीकॉम के कारण, जानते हैं क्यों?
क्योंकि वो लड़के बैठ के गाना नहीं देख रहे, पतली कमर या तेरी हाय हाय हाय, वो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को हमारी। वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, पतली कमर या रील देख रहा है बैठ के इंस्टाग्राम पे, हाय 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 खूब बना रहा है। अब ये पीयूष गोयल जी समझ गए, कह रहे $500 ट्रिलियन तो मैं इन्हीं से निकाल लाऊंगा हमारे देश में, है कि नहीं? क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत मामला चल रहा है तेज इस समय। हमारे यहाँ चौकीदार, हम भी उससे पूछते हैं क्या चल रहा है, कह रहा अलग अलग ऐप चल रही है, मैं देखता हूँ कौन सी ऐप देखता है, वो लगा रहता है। लेकिन आंखों से आंसू बहते हैं जब हम कुछ कमियां सरकार की देखते हैं। आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेके आओ ना, सारा पैसा अपनी जेब पे क्यों लगा रहे हो इंफ्रा पे? गड़बड़ ये गड़बड़ है भैया। सारा पैसा जेब से अगर आप लगा दोगे, मैं समझता हूं इससे आपको कमाई होगी, लेकिन आज तो आपकी जेब से निकल जाएगा ना पैसा। अरे भाई, आप टावर बड़े बड़े बना के बेचोगे, लेकिन बेचोगे कब? 7 साल 8 साल 10 साल बाद बेचोगे। अरे मैं कह रहा हूं, आज क्यों आप लगाते हो? पैसा दूसरे का लगवाओ और कमाई आधी आधी खाओ, कमाल हो सकता है। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जिसपे उन्होंने इनकी निंदा भी करी। उसमें मैं आपके साथ में हूं चिदम्बरम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा भी यह सुझाव है सरकार को, केवल 5% इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडियन सिटी में प्राइवेट सोर्सेज से आ रहा है, 95% सरकार का पैसा लग रहा है। अरे भाई, प्राइवेट प्लेयर्स को बड़ा करो और बड़ा करो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर के आओ। आप तो बुद्धिमान तरीके से काम करो। धृतराष्ट्र ने भी तो यही किया, भाई सब कुछ हमें चाहिए हमें चाहिए। अरे भाई, मिल लेते अर्जुन के साथ, युधिष्ठिर के साथ पार्टनरशिप कर लेते, उसको बिजनेस चलाने देते तो अपना खाते आराम से। लेकिन लगे और नहीं जी, हम गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। वन मोर टाइम, कम ऑन, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। बिजनेसमैन को करने दो। आप पॉलिसी बनाओ, ऐसी बनाओ कि कोई चोरी चक्कारी ना करे, ऐसी बनाओ कि कोई मोनोपोली ना क्रिएट करे, ऐसी बनाओ कि कोई शोषण ना करे, ऐसी बनाओ कि किसी गरीब का नुकसान ना हो। लेकिन आप खुद ही अपना पैसा लगाने में लगे हो। इंडिविजुअल को अगर आप कोई टैक्स का ऐसा बेनिफिट, कोई ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ला दोगे, कोई ऐसा बॉन्ड ला दोगे जिसमें उसको टैक्स का बड़ा बेनिफिट मिल जाए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिविजुअल, यही पल्लवी मैडम इतनी सैलरी ले रही है, ये लगा देती है उसमें पैसा, इनको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता, सरकार आपको पैसा मिल जाता, आप समझ नहीं रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? दूसरा, प्राइवेट आदमी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको आप जमीन कहते हो, हम तुमको जमीन दे देंगे, वो कहते दे दो, फिर आप क्या कहते हो? हम दे देंगे, वो कहते दे दो, फिर आप क्या कहते हो? दे देंगे। तो यही दे देंगे और दे दो के बीच में सारा मामला फंसा हुआ है। आज सरकार लैंड अलॉटमेंट के अंदर, सोलर पार्क स्कीम का उदाहरण दे देता हूं आपको, लार्ज स्केल सेक्टर में बड़ा हर्डल है, नोडल एजेंसी लाओ, वो काम करेगा, इस पे एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी लो है। भाई देते हो आप, वचन दे देते हो, पर जो है वचन कई बार पूरा नहीं हो पाता, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, पर सच्चाई यही है। डिजिटलाइजेशन करो लैंड रिकॉर्ड की। गांव के अंदर आज ये पटवारी बैठ करके पैसे लेता है, फिर ठप्पा लगाता है। ठीक बात है कि नहीं? यस, नो? अब पटवारी के हाथ में आपने दे रखा है, वहां दिक्कत हो रहा है। इसको डिजिटलाइज करो पूरी तरीके से, इशू जल्दी रिजॉल्व होगा। और जो प्राइवेट प्लेयर आ रहा है उसको टीडीआर दे दो। टीडीआर क्या होता है, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं। मान लो पुणे में एक प्राइवेट प्लेयर आया, हाईवे पे उसने बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने उसको अलाउ कर दिया। अब उसके आजू बाजू जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है उसका राइट उसको दे दो, उससे वो कमाएगा और आपका काम जल्दी करके दिखाएगा। और अगर वो आपका तो नहीं वो लेट कर देते, रियल एस्टेट वाले लेट, भाई देखो वो वाला राइट किसी और को बेच के पैसा इकट्ठा करके बिल्डिंग बना देगा, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। आपका आज जो पैसे का आउटफ्लो हो रहा है सरकार का, वो रुक जाएगा। ये हम सुझाव सरकार को देना चाहते हैं। इसके अलावा जो डिले इन प्रोजेक्ट है वो बहुत नुकसान दे रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि सरकार काम धीमा ही करेगी। देश बहुत बड़ा है, ये छोटा सा स्पीड बोट नहीं है, जूम 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 करके निकाल देंगे। ये मोटरसाइकिल नहीं है यामाहा स्प्लेंडर की कि ऐसे 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 निकाल देंगे। ये सरकार है, देश है हमारा, बहुत बड़ा लॉरी ट्रक है। इसको ना एक बार यू टर्न लेने में ही ना 15 मिनट लग जाते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? तो आपका पेमेंट डिले हो जाता है और पेमेंट प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। 1568 प्रोजेक्ट थे जिसमें 721 डिले हो गए आपके। ऐसे ही आपके मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के कुछ प्रोजेक्ट थे, उसमें 65% प्रोजेक्ट आपके लेट हो गए। रेलवे के आपके प्रोजेक्ट थे, 60% प्रोजेक्ट आपके लेट हो गए। रोड हाईवे के प्रोजेक्ट थे, उसमें 38% लेट हुए। रोड हाईवे फिर भी आप तेज चल रहे हो, लेकिन 38% वहां भी लेट है। बात यह है कि इसका नुकसान 3.25 लाख करोड़ रुपए का देश को भरना पड़ रहा है। ये देश नुकसान भर रहा है इसका, ये लेट हो जाने का। ये ऐसा नहीं है कि शादी में बारात लेट आई है तो कोई बात नहीं, इज्जत बढ़ रही है। अरे भाई देश का नुकसान हो रहा है। आते थोड़ी एक्सपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं। यू विद मी? यस, नो? ये सीखने को मिलेगा इस बजट के सेशन में बहुत कुछ।
सबसे बढ़िया कॉमन चीज इन सब में क्या है? रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा, आईटीसी, टीसीएस, ये सब एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश में। हाँ, इन्फोसिस क्या एक्सपोर्ट कर रहा है मालूम आपको? इन्फोसिस आज एक्सपोर्ट क्या करता है भैया? हाँ, क्या एक्सपोर्ट करता है? जल्दी बताओ। चाय की पत्ती एक्सपोर्ट कर रहा है? यस नो? नो। इन्फोसिस हमारे आईटी इंजीनियर की सेवाएं एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका में। हमारा आईटी का इंजीनियर जो सीख के पढ़ के आता है उसकी सेवा अमेरिका को दे रहा है, जिससे अमेरिका से खूब डॉलर लेके आ रहा है। टीसीएस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बराबर, उससे ज्यादा बड़ी अकेली कंपनी टीसीएस हमारी टाटा ग्रुप की है। समझ में आ रही है बात भाई लोग? ये क्या कर रहा है? सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान कंगाल हो रहा है, और हमारे यहां टाटा ग्रुप माला माल हो रहा है। 4% हमारे देश का जीडीपी केवल टाटा ग्रुप कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्सपोर्ट को बढ़ाओ भैया। आप देखो, सिर्फ अपने देश का दायरा नहीं बढ़ाना है, 7 समुंदर पार तक मेड इन इंडिया पहुंचाना है। ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के लिए हम सरकार को बधाई देंगे। क्या देंगे? हाँ, बधाई देंगे। लेकिन भाई इंडिया में बना के दुनिया में पहुंचाओ, हम ये कह रहे हैं। क्यों पहुंचाओ? पूछो भाई। इसलिए पहुंचाओ क्योंकि इस एफर्ट और एक्सपोर्ट से बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, क्योंकि एक्स में, एक्सपोर्ट के एक्स में है एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, एक्स्ट्रा बिजनेस और एक्स्ट्रा ग्रोथ। हाथ आगे लाइए। कैसे? देखो, ऐसे कि इंडिया ने पिछले कुछ दिनों में सालों में अच्छा परफॉर्म किया। 1972-73 से 2022-23 तक 30-50 साल के अंदर हम लोग $2 बिलियन से आज $750 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। लगातार हमने ग्रोथ लिया है। अब लेकिन और तेज ग्रोथ हो सकता था। लग्जमबर्ग, हांगकांग, सिंगापुर, ये पूरे एक्सपोर्ट पे चल रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी के अंदर, जो इंडिया का शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, वो केवल आज भी 1.5% है। यानी कि इंडिया इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अपन कितनी पॉपुलेशन होंगे दुनिया की? 20% से ज्यादा पॉपुलेशन होंगे अपन दुनिया की। ठीक बात है कि नहीं? 20% पॉपुलेशन, 15% पॉपुलेशन हम दुनिया की है, और हम केवल 1.5%। यानी कि अभी अपन 10 गुना तो ग्रो कर सकते हैं अगर हमारे देश के व्यापारी आज दुनिया में माल बेचें। हाथ आगे लाए। क्यों बेचें? अभी बताता हूं क्यों बेचें। पहले समझो कि हमारी जीडीपी के प्रपोर्शन में जो हमारा आज एक्सपोर्ट है, वो इराक, घाना, किर्गिस्तान कोई देश है? किर्गिस्तान है, कोई ना जाए किर्गिस्तान, उससे भी पीछे चल रहे हैं हम। आप समझ रहे हो? घाना, अफ्रीकी देश घाना है नहीं, घाना भी खा रहा है एक्सपोर्ट का बढ़िया खाना, और हम मचा रहे हैं यहां केवल बहाना। देखो भैया निर्मला ताई, ऐसा ना करते जाना, एक्सपोर्ट को जरूर बढ़ाना। डोंट जस्ट ट्रेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया नो प्रॉब्लम, बट ऑल्सो नॉट जस्ट ट्रेड इन इंडिया, इंडिया से बाहर ट्रेड करिए। क्यों करिए? हाथा गिलाए। पूछ रहे हैं कब से? देखो, इसलिए करिए क्योंकि वही आइटम का ज्यादा पैसा अमेरिका देता है। इंडिया में उस आइटम का 100 रुपया मिलता है, अमेरिका में उस आइटम का 250 रुपया मिलता है। उसी वैल्यू, उसी प्रोडक्ट की ज्यादा वैल्यू मिल जाती है भारत को, उसी सर्विस की ज्यादा वैल्यू मिल जाती है। मैं समझा देता हूं। हाथ आगे लाई। कैसे? देखो, भारत का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 30,000 रुपया महीना लेता है। कितना? वही इंजीनियर की सेवा अमेरिका में बेच दो, एक्सपोर्ट हो गया। उसी इंजीनियर की सेवा अमेरिका को बेच दो, वो आपको 2.5 लाख रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएगा, 2,40,000 में। तो 30,000 रुपए से हमारी इनकम निर्मला ताई 2,40,000 रुपए एक आदमी पे पहुंच गई। और ऐसे ही आप 1 करोड़ आदमियों को 30,000 से जब 2,40,000 पे लेगा, जनता बहुत है हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमारे देश में बहुत जनता है। सब थोड़ा एक्सपोर्ट में उनको लगाओ, आगे बढ़ाओ। आप देखो तो 30,000 से 2,40,000 पे आ गए फट से। तो निर्मला ताई, आपसे प्रार्थना है एक्सपोर्ट पे और समय लगाइए, क्योंकि अर्निंग जो है वो डॉलर में हो रही है, अर्निंग जो है यूरो में हो रही है, और उसकी वैल्यू अपने से बहुत ज्यादा है। उससे क्या होगा? हमारे एसएमई को पुश मिलेगा, छोटे व्यापारी को पुश मिलेगा, उसको खूब वैल्यू मिलेगा। और लास्ट 2 साल में हमने अच्छा किया है, ऐसा नहीं है, मैं केवल बुराई नहीं करूंगा। 420 बिलियन डॉलर की हमने एक्सपोर्ट करी है पिछले साल। और चाइना का यह नंबर खैर आज से 18 साल पहले था जो हमने पिछले साल अचीव किया है। अपन 18 साल पीछे चल रहे हैं चाइना से। वैसे तो हम बहुत तैयार हैं एकदम बॉर्डर पर खड़े होने के लिए, लेकिन हम पीछे हैं अभी उनसे। अपने को कवर अप करना। हाथ आगे लाए। कैसे करेंगे? रेवड़ी बांट के नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सरकार कैसे बनती है मालूम आपको? पलवल में पौवा देखे कि पलवल एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि पलवल के कोई नेताजी आ जाए हम पे कल को FIR कर देंगे, भाई आपने ऐसा बोला, हम तो पलवल के नेताजी। मुद्दा ये उदाहरण के लिए बोला, कोई लड़का पलवल से खड़ा हमारे साथ में। तो ये चाइना के सामने खड़े होने का समय आ गया। हाथ आगे लाए। कैसे? देखिए, ऐसे है कि हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड में अभी शेयर है वो 1.7% है, और चाइना का 12% है। हमसे चाइना 7 गुना आगे है इस समय।
लेकिन पेंडेमिक के बाद से चाइना का मामला डावाडोल हुआ है। वो अपनी ग्रोथ रेट में ग्रो आज भी कर रहे हैं पर स्लोएस्ट कर रहे हैं। वो जितनी ग्रोथ रेट थी उनकी पिछले 25 साल में सबसे धीमी चाल हो गई है, आगे बढ़ने वाली चाल। बढ़ रहा है आगे, लेकिन धीमी गति से बढ़ रहा है। और इंडिया भी बढ़ रहा है आगे, तेज गति से बढ़ रहा है। थोड़ा और तेज करें। और कैसे करें भाई साहब? दुनिया से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करके लेके आओ। लेबर हमारे देश में $150 पर मंथ की है और लेबर चाइना में $1200 पर मंथ की है। $150 एग्जैक्ट 147 और ये 1197, ये एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूं। 150 और 1200 कितना फर्क हो गया भाई लोग? तो इसलिए दुनिया से लोग लाने चाहिए। मैसिव अपॉर्चुनिटी चीप लेबर के साथ में। इसलिए अरविंद जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, वो क्या कह रहे हैं? हाई लेबर इन्वॉल्वमेंट बिजनेस जो है ना चाइना से अब हमारे देश में आएगा, क्योंकि वेज रेट यहां सस्ता है। तो लोहा गर्म है, हथौड़ा उठाओ। लोहा गर्म है, पड़ोसी का दरवाजा बंद है, अपॉर्चुनिटी अपने देश में बुलाओ। समझ में आ रही मेरी बात? पड़ोसी किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तान की, चाइना की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तो अभी थोड़े दिनों में मिलेगा, आपको बुरा नहीं मानना, वहाँ हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। अपन चाइना से आगे जाएंगे। अच्छी बात क्या रही है, भंगड़ा डालने वाली बात क्या रही है? वो ये रही है कि हमने किचन चिमनी की इंपोर्ट ड्यूटी पे काफ़ी इंप्रूवमेंट ला दिया है। हमने कस्टम ड्यूटी पे मोबाइल और टीवी के पार्ट पे, मोबाइल नहीं, अगर मोबाइल का कोई चिप आप लेकर के आ रहे हो, इंपोर्ट ड्यूटी कम बनाओगे। यहाँ पे शर्त क्या है? बनाओगे यहाँ बनाओगे। अच्छा किया आपने। हाँ, लिथियम आयन बैटरी पे आपने काम किया, ग्रीन एनर्जी पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन आंखों से आंसू निकल जाते हैं। क्या? लेकिन आंखों से हाथ आगे लाए। किस बात पे? सुनिए, देखिए, इस बात पे कि आप अभी तक हमारे देश का हीरो प्रोडक्ट नहीं बना पाए। सबसे अच्छी बात यह, ताइवान के पास सेमीकंडक्टर चिप है और वो सेमीकंडक्टर चिप के कारण 65% वर्ल्ड की मार्केट शेयर केवल एक ही चीज से लेके बैठा है। उसका एक आइटम गेम चेंज कर दिया। सीताराम छोले भटूरे वाला एक आइटम बढ़िया है, 100 साल से बेच रहा, खूब पैसा कमा रहा है। एक आइटम बढ़िया होनी चाहिए आपके पास जो गेम चेंज करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? आज ताइवान का हाल देखो। इतना सा देश ताइवान तुम्हारे पलवल के बराबर होगा, थोड़ा उससे बड़ा होगा ताइवान। लेकिन आज क्या कर रहा है? आज ताइवान का जो 20% एक्सपोर्ट है, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन 20% का है। एक आइटम हमारे यहां पूरे देश का मिला के 20%। समझ पा रहे हैं? ठीक कह रहे हैं कि नहीं भाई लोग? समझ में आ रही है बात? तो हमारे को हीरो प्रोडक्ट चाहिए और थोड़ा सा पीएलआई स्कीम लेके आओ। हाथ आगे लाइए। वो क्या होती है? तुम हमारे यहां माल बनाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम हमारे यहां माल बनाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेंगे। हाँ, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये करो ना भाई, तुम व्यापारियों के साथ पीएलआई स्कीम लेके आओ, इंसेंटिव दो उसको कि तुम यहां बनाओ। अच्छा, वो यहां बनाएगा तो इंपोर्ट नहीं करेगा तो डॉलर बाहर नहीं जाएगा। जब डॉलर बाहर नहीं जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व अबे इतना मजबूत हो जाएंगे, कंज्यूमर को सस्ते में माल मिलेगा। हाथ आगे लाइए। क्यों? क्योंकि बाहर से लाने पर टैक्स लगता है, वो बच जाएगा। ऐसे ही तो आपने उसमें अच्छा काम किया, ऑटो कंपोनेंट में किया, स्टील में किया, टेलीकॉम में किया, टेक प्रोडक्ट में किया, लेकिन और बहुत सारे प्रोडक्ट है जिसमें किया जा सकता है। ये बाईसाइकिल में करो, सब में कितने आइटम है जिसमें कर सकते हैं। तो ये इस पे काम करिए। कर्नाटका की सरकार ने एप्पल के साथ किया। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं सबको बता देता हूं, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। हाथ आगे लाइए। यहां बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे यहां पॉलिटिकल नहीं, बिजनेस की बात हो रही है। एप्पल को कर्नाटका ने क्या बोला? पीएलआई स्कीम जबरदस्त दे दी। एप्पल ने इंडिया से एक्सपोर्ट डबल कर दिया बना के यहां से फोन, और कर्नाटका में फोन बन रहा $2.5 बिलियन का अप्रैल से दिसंबर तक, 9 महीने में। भैया ये कमाल हो गया। आज इस समय मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा हो गया। आप ये समझ लो भाई, आज हम $30 बिलियन पे हैं, ये अगले 3 साल के अंदर $130 बिलियन हो जाएगा, ये एस्टिमेटेड है। हाथ आगे लाइए। कैसे? तुम यहां बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मदद करो बिजनेसमैन की, तुम बनाओ, साथ दो उसका। पीएलआई ये होता है। हाँ, ये वो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है कि आप प्रोडक्शन यहां करो, बाहर से नहीं लेकर के आएंगे। यहां ज्यादा बनाएगा तो एक्सपोर्ट भी होगा, फिर कमाई होगी। मुद्दा ये बड़ा सरल है, भारत में ऐसे बनेगा। अब एक मेरा को निर्मला ताई आपसे थोड़ी दुख है बात का, क्रिप्टो पे बात क्यों नहीं करी आपने? ये कंप्लीट मिस है। आंखों से आंसू आते हैं क्रिप्टो पे। आप, मुझे लग रहा है आपकी तैयारी नहीं है। क्रिप्टो पे तैयारी क्यों नहीं? देखो, आपके आरबीआई गवर्नर कुछ बोल के चले गए, आपने पूरी बात करी नहीं। प्राइवेट को क्या कह रहे हैं गवर्नर साहब? क्या कह रहे हैं? शक्तिकांत दास गवर्नर साहब, वो बोल रहे हैं
कि ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेड जो है 100% स्पेक्युलेटिव है। स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या हुआ भाई? जुआ सट्टा। और अगर इसको ग्रो करने दिया तो अगला बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के कारण देश में आएगा। ये बोल दी शक्तिकांत दास ने। ये हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन आशीष चौहान भी बोल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी कंप्लीट जुआ सट्टा है। सारे बुद्धिमान लोग बोल रहे हैं। पिछली बार भी आए थे आप 30% टैक्स लेके गए, पूरी बात नहीं करी। इस बार आपने बची हुई बात नहीं करी, इससे मुझे थोड़ा बुक लगता है। हालांकि आप कहते हैं कि ये कॉशन है, करेंसी नहीं है। ये बात मैं सुनी आपसे, आप कहती हैं ये कॉशन, सावधान, करेंसी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन वो आज वजीर एक्स के वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया कि लग रहा है कि भाई ये हमारे मारे जाने से पहले की जो खामोशी नहीं होती है, हा? जो बड़े तूफान आने से पहले जो खामोशी होती है, कह रहे वो लग रहा है मैडम आगे कोई बोल नहीं रही है, लेकिन मैडम के आजू बाजू के लोग बोल गए हैं काफी। सो क्रिप्टो की बात आजकल कर रहा हर फ्रेंड, बना दिया क्रिप्टो को बिना बात के ट्रेंड। भाई गलत बात है, इसको ट्रेंड मत बनाओ। क्रिप्टो करेंसी है क्या ये? क्या ये रिलायंस की तरह है? नो। क्या ये गोल्ड की तरह है? नो। क्या ये रियल एस्टेट की तरह है? नो। हाथ आगे लाइए, क्या है? कुछ नहीं पता किसी को क्या है। क्रिप्टो यूं ही नहीं बदनाम है, इसकी आड़ में होते सारे गलत काम है। इसके साथ चक्कर यह है कि ड्रग्स क्रिप्टो से आता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्रिप्टो से हो रहा है, टेरर फाइनेंसिंग, आतंकवाद क्रिप्टो से पैसा आ रहा है, स्कैम्स एंड गैम्बलिंग क्रिप्टो से हो रही है, इलीगल ट्रांजैक्शन क्रिप्टो से हो रहे हैं। तो बिटकॉइन जो है ना 55 लाख से 15 लाख पे आ गया पिछले 1 साल में। मामला स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसका भाव जो है गर्लफ्रेंड के मूड से भी ज्यादा तेज बदलता है। गर्लफ्रेंड का मूड भी इतना तेज नहीं बदलता जितना क्रिप्टो का भाव बदलता है। तो इसलिए रिलायबल नहीं है ये। नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम के नाम पे एक बनाया किसी ने, और उसका जो है टोकन चुरा लिया इन्वेस्टर के, $300 मिलियन, 2.5 लाख करोड़ रुपया गायब हो गया। ये मोरिस कॉइन जो है इसके फाउंडर थे, मोरिस कॉइन फाउंडर के, इसके फेक क्रिप्टो करेंसी के 900 इन्वेस्टर के 1200 करोड़ रुपया गायब हो गए। तो क्रिप्टो के हैकर्स ने पिछले कई दिनों में बहुत पैसा लूट लिया। 24,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन उड़ा दिया गया। तो क्रिप्टो है खोटा सिक्का, मान लेना इसका, ना मान लेना कि यह है हुक्म का, यह है खोटा सिक्का। तो क्रिप्टो होल्डर जो बेचारे थे ना अप्रैल में, वो ऐसे थे, आप समझ रहे हैं। अब देख लो बेचारों क्या हालत हो गया इनका, क्रिप्टो वालों का। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप स्टॉक मार्केट पे काम करें, करना चाहें, क्रिप्टो पे ना करें। इन दोनों में बहुत फर्क है। भाई ये सोसाइटी के लिए ठीक है, ये हार्मफुल है, बड़ा दिक्कत है और नॉन टेंजेबल है। पॉन्जी स्कीमों में आके एमएलएम वाले भी घुस गए। 2 जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़। भाई गड़बड़ है ये इससे बच के रहिए, बच के रहना, बच के रहना। हाँ बिल्कुल ठीक। अब पीछे यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि 7.25% इंडियन जो है ना क्रिप्टो करेंसी 2021 में लेके बैठ गए। क्यों? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ले बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पता ही नहीं, किसी जहां जा रहे हैं सब वहीं पहुंच रहे हैं, टिप मिल रही है इनको। तो 2022 में यूनियन बजट में आपने 30% टैक्स लगाया, लोग कंफ्यूजन में आ गए, उनको लगा कि भाई नहीं क्रिप्टो है, ठीक लग रहा है। लेकिन असली बात क्या है, आज भी हमारी सरकार पूरी तरह से क्रिप्टो को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए टाइम ले रहे हैं। ये मैं जनता को बता रहा हूं, सरकार टाइम ले रही है। और आप ध्यान रखिए, कॉशन रखिए, क्योंकि इशारा बार बार कर रहे हैं करेंसी नहीं कॉशन, करेंसी नहीं कॉशन। आरबीआई ने 2022 में ही बोल दिया था कि बैन कर देना चाहिए, तो तैयारी चल रही है। ये सैम बैंकमैन फ्राइड, इसके बाद इसकी कहानी सुनाता हूं आपको फटाफट। इसने फॉरेन एक्सचेंज, इसने एक FTX एक एक्सचेंज तैयार किया था, और ये ऐसा डिबैकल रहा, ऐसा डिस्टेबलाइज हुआ। इस FTX ये दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज था दुनिया का क्रिप्टो का, और इसमें 100 से ज्यादा कंपनियां आकर के एफिलिएट हुई और वो सारी डूब गई। हाथ आगे लाई, कैसे? $8 बिलियन यानी कि 65-70 हजार करोड़ रुपया गायब हो गया उस समय। 10 दिन के अंदर $32 बिलियन की कंपनी या एक्सचेंज बैंकरप्सी पे आ गया, केवल 10 दिन में। भाई देखो, ओवरनाइट हुए थे राइज, लेकिन जल्दी घोटाले ने बनाया उनका अपना फ्राइज, और भरना पड़ रहा है एक बहुत बड़ा प्राइस। माला माल से हो गया कंगाल, जेल में चक्की पीसने वाला हो गया हाल। तो इशू ये है भैया, ये वॉलेटाइल है और ये ट्रस्टेड नहीं है इस समय। बैंक फ्रॉड इसमें बहुत है, क्रिप्टो फ्रॉड इसमें बहुत है, इससे बच के रहिए। अब एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट आसानी से समझा देता हूं, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं? हाथ आगे लाइए, ये क्या होता है? बहुत सिंपल समझा देता हूं मैं। हाथ आगे लाइए, जो आया और जो गया,
अगर आया कम गया ज्यादा तो डेफिसिट है जी, और अगर आया ज्यादा गया कम, ओए होए, बोलो वही है जी, इसको बोलेंगे फिस्कल सरप्लस। क्या बोलेंगे? फिस्कल सरप्लस। तो डेफिसिट और सरप्लस के बीच की बात है। तो भारत भी एक कंपनी की तरह समझ लो उसको। भारत भी पैसा कमाता है, भारत भी पैसा खर्च करता है। अब भारत ने 100 रुपया कमाया, 120 रुपया खर्च कर दिया, तो 20 रुपए का कर्जा लेना पड़ गया उसको किसी और से। और अगर सोचो भारत ने कमाया 200 रुपया, खर्चा किया 100 रुपया, और 100 में भी अच्छा खर्चा किया, खूब खा पी के आराम से मौज है, मस्त है एकदम, है जी, तो फिर इसका मतलब भारत की इकोनॉमी ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है कि भारत कैसा चल रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही? आपका पैसा बच रहा है कि घट रहा है, कर्जे में है कि नहीं। मैं देखता हूं ना कि कई एम्प्लॉइज से मैं मिलता हूं, 25, 26, 27 तारीख आते आते उनके बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। हाँ, सब पैसा खर्च हो जाता है, बेचारे बहुत परेशान अंदर से। क्यों? क्या है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। क्यों? क्योंकि लगे इंटरनेट पे, पतली कमरिया तेरी, हाय हाय, अब वो फालतू चीजों में लगे पड़े। इसीलिए हमारा देश कहीं फालतू खर्चा तो नहीं कर रहा है बिना बात के, रेवड़ी तो नहीं बांट रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट ये हो गया। जब सरकार की आमदनी अठन्नी हो, खर्चा रुपया, उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और जब सरकार की आमदनी रुपया हो और खर्चा अठन्नी हो, तो उसको बोलेंगे फिस्कल सरप्लस। बात समझ आ गई ना भाई साहब? इकोनॉमिक्स का इतना बढ़िया चैप्टर चल रहा है। ये वीडियो केवल इसलिए नहीं देखना कि बजट समझ रहे हो, ये इसलिए देखना कि भाई साहब आप सीख जाओगे कि देश चलता कैसे है। नहीं तो क्या है, सरकार तो पहुआ में बन जाती है। किसमें बनती? आप पहुआ दे रहे हैं, वोट दे के आ रहे हैं, बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। किस किस का नाम ले? पलवल तो भाई वहां से आता है, इसलिए उदाहरण दिया है। हमें नहीं पता पलवल में हो रहा है नहीं हो रहा है। वैसे तुम्हारा क्या विचार है, हो रहा है? क्या कह रहा हो रहा है। सरकार का कैश बर्न जो है फिस्कल डेफिसिट है, तो यानी कि पैसा गवा रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं। मनीष तिवारी जी ने आके इसके बारे में बात करी, इन्होंने बुराई करी इस बजट की। ठीक है, आपको करनी है क्योंकि आप इस समय विपक्ष में हैं, आप कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपका भी नाम लिया करके। धन्यवाद, आपने ट्वीट किया, थोड़ा समय लगाया। आमदनी वो है जो बाप घर लाता है, खर्चा वो है जो बेटे की जेब में जाता है। और जब बेटे की जेब में खर्चा ज्यादा जाता है, बेटे हमें यहां पे, बेटा अगर खर्चे का पर्चा बढ़ाएगा तो बाप बच नहीं पाएगा, कर्जे में जाएगा। कहां जाएगा? कर्जे में जाएगा। तो वही इनकम और एक्सपेंस जो है, आप कमाई कहां से होती है सरकार की? सरकारी कमाई होती है कॉर्पोरेट के टैक्स से, इनकम टैक्स से, उसकी कस्टम ड्यूटी से कमाई होती है। ये डिफेंस पे खर्च करते हैं, क्योंकि क्या बीच में आपका बाजू में पड़ोस में देश है जिसके घर में बिजली नहीं है पूरे देश में, वो लगा रहता है अपना, है जी, कुछ ना कुछ करूंगा, तो आपको डिफेंस पे पैसा लगाना पड़ता है। आप एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं, आप किसानों के साथ में कुछ पैसा लगाते हैं। ऐसे ही आपको जीएसटी से कमाई होती है, आप कुछ कहते हैं किसी कंपनी को विनिवेश करके, डिसइन्वेस्टमेंट से आपकी कमाई होती है, डिविडेंड से कमाई होती है, या आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाया, सड़कें बनाई, रेलवे बनाया, एयरपोर्ट बनाया, उसमें खर्चा हो जाता है। इंटरेस्ट पेमेंट करते हो क्योंकि आपने विदेश से कर्जा ले रखा है, उनको इंटरेस्ट भी तो दोगे ना भैया। वहां खर्चा कर देते हो आप। ग्रांट एंड एड पे खर्चा। ग्रांट एंड एड क्या हो गया? मैं बिजली फ्री देता हूं, मैं क्या फ्री देता हूं, और काफी कुछ फ्री, खाना फ्री देता हूं, पानी फ्री देता हूं, मैं आपके राज्य में सरकार बनाएंगे, हम आपको बिजली सबको फ्री दिलाएंगे हम। तो वो क्या है? वो ग्रांट है, ग्रांट एंड एड है। उसमें सरकार का खर्चा हो जाता है। तो सरकार को कमाने पे सोचना चाहिए, खर्चे को संभालना चाहिए, और जनता को, प्रजा को खुश भी रखना चाहिए। इसमें स्ट्रगल होता है, और वही स्ट्रगल में 15 दिन, 1 महीना निर्मला ताई कमरे के अंदर अपनी टीम के साथ बंद रहती हैं और बजट बनाती हैं। वही सारा जुगाड़ है, पूरा सब वही है। उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। अब आपको तय करना है। फिस्कल डेफिसिट में आपको जरा यहां दिखा देता हूं, एक चार्ट समझा देता हूं। इंडिया कोविड के बावजूद स्ट्रांग पोजीशन पे रहा है। 2022 में हम लोग 9.5 से 6.25% यानी कि 6.7% पे आ गए हैं। हमारा डेफिसिट घटा है। इनका भी, हम भी हमसे ज्यादा है फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए, चाइना हमारे आजू बाजू है, अमेरिका का बहुत ज्यादा हो गया, अमेरिका में हालत खराब चल रही है इस समय। तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो टारगेट है अब 4.5% का हो गया, तो हम 6.5 से 4.5 पे आ रहे हैं। ये बेसिकली ये हमारा टारगेट है इस समय, यहां जा रहे हैं हम इस समय। आज हम यहां पहुंच चुके हैं लगभग, और यहां से यहां जा रहे हैं। तो ये इसी का इंटेलिजेंस कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया। रेवड़ी दोगे 1 रुपए की तो 90 पैसे की इकोनॉमी ग्रो करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉन्ग टर्म पे पैसा लगाओगे 1 रुपए का तो 3 रुपए की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो इसलिए वो 90 पैसे की इकोनॉमी तुरंत ग्रो कर जाती है, 3 रुपए की इकोनॉमी ग्रो करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये मुद्दा है सारा का सारा। तो अब ताई ने जो घर संभाला है, समझदारी से खर्चा थोड़ा घटने वाला है। आप देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट ड्यू टू, सबसे अच्छी चीज है इसमें फायदा क्या हुआ है, हमने
कमाई इन्होंने टैक्स से बहुत अच्छी करी है, इंटेलिजेंटली करी है, जीएसटी से की है इन्होंने। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो सरकार को बहुत इंटरेस्ट देना पड़ जाता है, क्योंकि भाई जिससे पैसा लोगे, आप पैसा किससे लेते हो? महाजन से, मुनीम से पैसा लेते हो बाजार में। हाँ, 10% ब्याज गांव में लेते हैं ना लोग, आपका उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो हमारे यहां भी एक महाजन मुनीम है, वर्ल्ड बैंक या और बैंक समझो, विदेशी फंड, उनसे सरकार पैसा लेकर के आती है, भाई हम पे पैसा कम हो रहा है, दे दो आप पैसा। वो देता है इनको, तो सरकार उसको इंटरेस्ट भी तो देती है, कितना करोड़ों अरबों रुपए का इंटरेस्ट जाता है देश से। इसलिए रेवड़ी बांटने की जगह हमें ऐसा करना चाहिए, एक आदमी को पैसा कमाना सिखाना चाहिए, उसको केवल पैसा नहीं बांटना चाहिए। इससे सरकार की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि सरकार फिर टैक्स काटेगी, यहां से पैसा जबरदस्ती लेगी, उसको बेनिफिट नहीं दे पाएगी, और फिर नेचुरली महंगाई बढ़ेगी। हम लोग इस सब में, बाकी विदेश बहुत अच्छे नहीं है हम, ये बात सच है, लेकिन हम बड़े बड़े देशों के मुकाबले अच्छे रहे हैं। अब इसको कह लो किस्मत मान लो सरकार की, या उनका प्रयास मान लो, वो आपको निर्धारित करना है, मुझे नहीं करना है। पर हां, यह बात सच है कि हम बड़े देशों के मुकाबले थोड़ा अच्छे चल रहे हैं। सबका हाल है बेहाल, हमारी चाल अभी भी है बेमिसाल। तो अगर डेफिसिट जो है ना, अब इसमें एक बात समझना, फिस्कल डेफिसिट, हाथ आगे लाइए, क्या होता है? जेब में पैसा खत्म हो गया, वही होता है। समझ आ गई ना बात? जेब में पैसा खर्चा हो गया, हो गेलो, शेष हो गेलो, खत्म हो गया सब पैसा मेरी जेब से, वो फिस्कल डेफिसिट हो गया। पर खत्म किस चीज से किया, वो मेन मुद्दा है। सुनना मेरी बात को भाई लोग, जो कमरे में बैठे हो, दो तरह से पैसा खत्म होता है। हाथ आगे लाइए, कौन से? एक, रेवड़ी ले लो, पैसा खत्म हो जाएगा। रेवड़ी ले लो, समझ गए ना? लो तुमको फ्री में, ये फ्री में, ये फ्री में, पैसा खत्म, बांट दिया सबको, तू भी ले, 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 बांट दिया। क्या दिया? हाँ, वोट के लिए पैसा खत्म होता सरकार का। दूसरी तरफ एक और तरीका है, ऐसी चीज पे पैसा लगाओ जो आगे चल के हमको कमा के देगी। यानी कि एक हो गया स्पेंड, एक हो गया इन्वेस्टमेंट, एक हो गया खर्चा, एक हो गया निवेश। तो यह देखना चाहिए कि अगर डेफिसिट है भी, खर्च हो भी गया है, तो किधर खर्च किया गया है? उसमें खर्च किया है जो कमा के देगा, या उसमें खर्च किया है जो 0/0 हो गया है? समझ में आ गई बात भाई लोग? यस नो? इसलिए कह रहा हूं इकोनॉमी की सबसे सिंपल क्लास है ये। इस क्लास को पढ़ लिया अपने इकोनॉमिक्स की, तो आप इतना कुछ सीख जाएंगे देश में। पौवे के लिए वोट नहीं दोगे कम से कम। वुड यू एग्री विद मी? यस नो? तुम में से कौन देता है पौवे के लिए वोट यहां? हाँ, कोई बोल नहीं रहा। कोई देता है पौवे के लिए वोट? नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है, बधाई आप लोग को यार, समझदार लोग आप। हाँ, तो फिस्कल जो डेफिसिट को कंट्रोल कैसे किया जाए, हाथ आगे लाइक, कैसे किया जाए? पहले थोड़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर बिना बात का ना करें। सब्सिडी जो है फूड पे, एक्सपोर्ट पे, ऐसे हर एक चीज पे सब्सिडी ना दे। हाँ, एक्सपोर्ट पे दे, इलेक्ट्रिसिटी पे देख के दे भाई, ये नहीं जबरदस्ती हमने वोट के चक्कर में दे दिया। अननेसेसरी खर्चे मिनिस्टरों पे ना करेंगे। मिनिस्टर जी आ रहे, मंत्री जी आ रहे, तो बहुत खर्चा लग रहा है। मैंने मंत्री जी के साथ 5 आदमी बिजनेस क्लास जाते नहीं है, लेकिन उदाहरण के रूप में कह रहा हूं, तो बहुत खर्चा हो जाता है। आप पब्लिक एक्सपेंडिचर तो खर्च कर नहीं सकते, तो कम से कम अर्निंग बढ़ाओ। तो खर्चा घटाने से ज्यादा दिमाग लगाएं अर्निंग बढ़ाने पे, जितना अर्निंग बढ़ा सके। और इसके क्या तरीके हैं? सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम कर दो। तो गवर्नमेंट ने अच्छा क्या किया? गवर्नमेंट ने एयर इंडिया निकाल दी। हाथ आगे लाइए, ये अच्छा क्यों है? ये अच्छा इसलिए क्योंकि एयर इंडिया रोज खर्चा बढ़ा रही थी सरकार का, लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग है तो और प्रेशर आता है। तो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट को बंद करना चाहिए या बेच देना चाहिए? सरकार ने बेच दिया टाटा ग्रुप को। अब टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया आ गया, सरकार को कुछ पैसा मिल गया, उससे क्या हुआ? उनकी जेब में थोड़ा और पैसा आ गया। तो सरकार को पैसा कमाना जरूरी है। एलआईसी को मोनेटाइज किया आईपीओ ला करके। जीएसटी को उन्होंने बड़ा अच्छा किया, इनडायरेक्ट टैक्स जो है 50% बढ़ा 5 साल में हमारा। टीडीएस इन्होंने बड़े कैश विड्रॉल पे, जो मोटा मोटा 1-1 करोड़ रुपया निकालते, उस पर टीडीएस लग जाता है कैश विड्रॉल पे। समझ में आ रहा मेरी बात को? इससे सरकार की नजर भी बनी रहती है, कौन इतना मोटा पैसा निकाल रहा है, क्या चक्कर है, कहां जा रहा है इसका पैसा। ऐसे ही टैक्स स्क्रूटनी को फेसलेस करना अच्छा है। ये नहीं कि इनकम टैक्स ऑफिसर आपके यहां आ रहा है, ए खोल भाई खाता, देखे तूने पैसा कितना चुराया। सब कुछ फेसलेस, डिजिटल। अब थोड़ा सा इंक्रीज रेवेन्यू पे एक जो मिथ है उस पर बात करना चाहते हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, सुनना चाहेंगे भाई लोग? यस नो? सरकार कमा सकती है। आपकी जो सड़कें हैं, सड़क पे हम आपका नाम लगा देंगे। आपका नाम क्या? गुप्ता जी। आपसे हम लेंगे 1 करोड़ रुपया साल का, आपके यहां पे बोर्ड लगा देते हैं। सड़क आपके नाम नहीं करी है, सड़क पे आपका नाम लिखा है। दोनों में फर्क है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, कई लोग कहेंगे विवेक बिंद्रा जी कह रहे थे देश बेच दो, देश बेच दो। देश बेचने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इस सड़क पे हमने नाम लगा दिया, मोनू शर्मा के नाम पे सड़क है ये, हमने जो है आपको डेडिकेट कर दी है। अब मोनू शर्मा जी से 1 करोड़ रुपए, ऐसे ही सड़कों पे नाम लगाना
और खूब पैसा कमाना है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सिंपल है भैया। या फिर रेकरिंग या उसका मेंटेनेंस भी, मोनू शर्मा आप हमको पैसा मत दीजिए लेकिन सड़क मेंटेन आप कर दीजिए, है, लेकिन आपका नाम है ये सड़क, मोनू शर्मा जी के नाम पे हमने जो है इनके नाम की ताली बजा रहे हैं, इनके नाम पे सड़क है। और नहीं, यहां बजाने की जरूरत नहीं, ये तो उदाहरण था। और उसमें क्या है, मोनू को अपना नाम इज्जत बढ़ाना अच्छा था, मन कर रहा था, तो उस चक्कर में उन्होंने कहा लगाओ लगाओ मेरा नाम लगाओ। बोलो सड़क पे कितना खर्चा आएगा? कुछ नहीं, तुम्हारा 5 लाख रुपए हर साल तुम्हें सड़क की मरम्मत कराना, हम करा देंगे। 5 लाख रुपए हर साल करानी करा देंगे, लेकिन हमारा नाम तो होगा। गांव में बात नाम की होती है, किसकी होती है? नाम की। बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है कि नहीं? बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो लोग अपना नाम के चक्कर में बहुत कुछ करेंगे। आर्कियोलॉजिकल साइट है, लाल किला है। अब लाल किला में आप 20-50 रुपए की टिकट काटते हो, उससे अच्छा आप क्या करो, लाल किले पे आधे दिन आप डेडिकेट कर दो शादी के लिए। किसी मेरे को लाल किले में शादी करनी है जी, अच्छा लाल किले में करेगा? हाँ जी, लाल किले में करेंगे शादी, ठीक है। तो हफ्ते के 2 दिन खाली शादी के लिए उसको आप इस्तेमाल करो वहां पे। तो लाल किले पे कितना पैसा लाल किले पे करेगा? ताज होटल में कर लेता, वहां 5 करोड़ में लाल किले तो 10 करोड़ रुपए लेंगे। नहीं जी, हम तो लाल किले में करेंगे। तो आप कमाई होगी इससे, एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करो। फिर एक होता है इनहेरिटेंस टैक्स। कुछ जो लड़के मोबाइल पर लगे हुए, पिताजी जिंदगी भर मेहनत करके कमाए, उनकी प्रॉपर्टी को पिताजी के जाने के बाद वो भाई साहब खुद ले जाए। तो यूएस में क्या होता है कि ऐसे पिता जिसने मेहनत करके कमाया है और बेटे को फ्री में प्रॉपर्टी उसके नाम कराया है, तो रुक जा बेटा रुक जा, सब फ्री में मिला है तुझे, तूने कुछ नहीं किया, तेरे पिता ने किया, हम तुझसे थोड़ा टैक्स ले लेते हैं। तो ऐसे जब पिता की प्रॉपर्टी पुत्र के नाम पे हो रही तो थोड़ा उसमें टैक्स ले सकते हो। ये भी तरीका है। एनआरआई इनकम इतना आ रहा है यहाँ पे, उस पर कोई टैक्स फ्री होता है तो उस पर सेस लिया जा सकता है। वो विदेश में कमा रहा है तो अपने देश में काम क्यों नहीं करता भाई? उस पर थोड़ा टैक्स लिया जा सकता है। या फिर आजकल ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या है, जहां ज्यादा ट्रैफिक है वहां अगर गाड़ी ले जाओ तो तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? ये न्यूयॉर्क में होता है, मैनहट्टन के अंदर कंजेशन टैक्स। लंदन में होता है ये, लंदन की कैब्स को कंजेशन टैक्स। लंदन में कुछ सड़कें ऐसी जहां बहुत ट्रैफिक रहता है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में रहता है। तो अब वहां से निकलोगे, ये सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा है, इसके लिए तुम 500 रुपये एक्स्ट्रा देके जाओ तुम। बहुत सारे तरीके हैं कमाने के। तो अब थोड़ा इनकम टैक्स, जिसकी सब बात बहुत करते हैं कि बजट जो है मिडिल क्लास पे फोकस कर रहा है नहीं कर रहा है, इनकम टैक्स पे फोकस कर रहा है नहीं, सैलरी क्लास जो है ना वो बजट से पहले बहुत है, मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। उसको लगता है मेरे को क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा। तो ये भी लगा हुआ है देखने में, भाई मी लुकिंग फॉर इनकम टैक्स अनाउंसमेंट इन बजट। इसको कुछ नहीं देखना था, बस इनकम टैक्स देखना था स्लैब बैठ करके। ये स्लैब उसी का वेट कर रहा था, है कि नहीं है? तो एक सर्वे होता है, 83% लोग जो है ना मिडिल क्लास लोग कह रहे हैं कि भैया इनकम टैक्स पे ध्यान दो आप, उसमें कितना हो रहा है। कल एक एफएम वाला मेरा इंटरव्यू ले रहा था, बोले बिंद्रा जी बाकी सारी बातें छोड़ो, एमएसएमई ये वो इधर उधर, ये बता दो कि भाई इनकम टैक्स कितना कम हो रहा है। एफएम पे वो बता, लोग वही क्योंकि मिडिल क्लास लोग बेचारा वो देख रहा होता है। लेकिन असलियत आपको मैं समझा देता हूँ। हाँ, चाहे ये लगे हुए अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, लगे हुए हैं कि भाई इनकम टैक्स कम होगा, खूब पोल हो रहे हैं और 80% लोग बोल रहे हैं पोल के अंदर कि भाई टैक्स कम कर दो, बट टैक्स ना हो गया, फिल्म की हीरोइन हो गई, सबको हीरो बनकर उसको बचाना है, भाई टैक्स ही बचाना है, टैक्स बचाना है। तो वो भी लगी हुई बीच में, सर इनकम टैक्स वाले भी लगे हुए, मीम खेल जाते हैं अपने, आजकल मीम का जमाना है। वो क्या कह रहा है, टैग दैट फ्रेंड हु एक्ट्स पुअर बट हैज लॉट ऑफ मनी एट होम। जैसे घर में पैसा पड़ा है लेकिन वो याद नहीं, लमरेटर का स्कूटर कानपुर में लेकर के परफ्यूम वाला हजारों करोड़ रुपए घर के तहखाने में लेके बैठा, कह रहा है ऐसे को टैग कर दो। ये भी बेचारे लगे, अच्छा चुटकुला ऐसा खेल जाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो था हमारे देश में वो 12.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, लेकिन इस दफा 15.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। 25% ग्रोथ लेकर के आई निर्मला ताई, बहुत बढ़िया, बधाई आपको, आपने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन अंदर की बात बताते हैं आज आपको, हमारे देश में कितनी जनसंख्या भैया? 140 करोड़। कितनी? 140 करोड़ में केवल 4 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं, और उसमें से भी जो बाकी लोग सब कहते हैं 4 करोड़ लोग, 4.25 करोड़ टैक्स फाइल करते हैं, उसमें से भी 3.25 करोड़ लोग जीरो टैक्स फाइल करते हैं। कहते हैं मैं टैक्स फाइल कर रहा हूं लेकिन मेरी तो इनकम यही नहीं कि मैं टैक्स दे पाऊं। तो एक्चुअली जो टैक्स देने वाला आदमी है वो बहुत कम है हमारे देश में। तो इसीलिए ये जो बेनिफिट है ये केवल 1.5 करोड़ लोगों को मिलता है। 140 करोड़ लोगों में से केवल 1.5 करोड़ लोगों को टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स का, यानी कि ओनली नियरली 1% ऑफ द पॉपुलेशन। इसी चक्कर में सरकार का इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है।
नहीं है। सरकार कहती है 99% को फायदा नहीं है, खाली 1% को होगा। ये 1% लोग वही है जो ट्विटर पे लगे रहते हैं, ये वही लोग हैं, ये और कोई नहीं है। अच्छा, जो नीचे वाला है उसकी वैसे ही इनकम नहीं, वो तो लगा हुआ है, आपको पता है वो कौन सा गाना गा रहा है जी। अच्छा, जो कमा रहा है वो ट्विटर पे लगा। तो सरकार इन पे ध्यान। आयकर विभाग ने बोला इस बार आपको आयकर में छूट दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? बोला आय चाहिए। बोला आय तो है नहीं, छूट दिए जा रहे हैं आप हमारे को। तो टैक्स जो है ना, इनकम सबको बढ़ाना है पर टैक्स नहीं चुकाना है। सो बहुत स्मार्ट लोग हो गए हैं। मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं भाई, मेरा सुझाव आपको यह है, ये लोगों से ज्यादा टैक्स लेने के चक्कर में टैक्स चोर लोगों को पकड़ो आप, जो टैक्स देना चाहिए था पर दे नहीं रहे हैं, उनको पकड़ो, उससे कमाई बढ़ेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब वो बेचारे को देखो आप, पलवल वाले, बल्लभगढ़ वाले को, इनसे टैक्स लेने में लगे हो, ये तो बेचारा दे ही देगा। जो चोरी कर रहा है उससे टैक्स निकालो। हाथ आगे लाइए, कैसे चोरी करते हैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, पर थोड़ा सा बता देता हूं। लोग अपनी तनख्वाह लेते हैं, मां के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, उससे तनख्वाह डिवाइड हो जाती है, स्लैब कम हो जाता है, टैक्स बचाते हैं। कॉर्पोरेट में बहुत हो रहा है, पकड़े गए तो 2 गुना है, जेल भी हो सकती है, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय को भी। फेक एक्सपेंसेस दिखाते हैं बिजनेस में और उससे अपना जो है फेक बिल सबमिट करके टैक्स बचा लेते हैं। सैलरी फेक एम्प्लॉय के अकाउंट में। एक शार्क टैंक के जज थे, नाम नहीं लूंगा उनका, अभी तो नहीं है वो, तो वो उनके यहां बड़ी दिक्कत हुई उनकी कंपनी में। उन्होंने बहुत सारे गांव के फेक एम्प्लॉय दिखा रखे थे, उनके नाम पे तनख्वाहें इशू करते थे और उससे अपना टैक्स बचाते थे। यूनिकॉर्न कंपनी पकड़ी गई, वो बड़ी बदनामी भी हुई उनके पीछे। तो ये टैक्स जो इवेजन हुआ है, सीएसआर एक्टिविटी के नाम पे भी बहुत करते हैं, चंदे के नाम पे एनजीओ बना लेते हैं, वहां से टैक्स गायब करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई ये लोग जो है ना, प्राण जाए पर टैक्स ना जाए, इनको पकड़ो। जीएसटी फ्रॉड आपने पकड़ा 55,000 करोड़ रुपए का लास्ट 2 सालों में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आई है सरकार, है जी। टेक्नोलॉजी ढूंढ रही है कि त्यागी जी तुमने टैक्स तो नहीं चुराया है, टेक्नोलॉजी ढूंढ के निकाल के लेके आ रही है। तो उसके लिए सरकार को बहुत बधाई। मेरे विचार में इनकम टैक्स का स्लैब कम करना चाहिए, थोड़ा किया आपने, उसके लिए धन्यवाद, और कम करना चाहिए। और टैक्स चोरों को पकड़ने का टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। अगर आप टैक्स चोरों को पकड़ने का टेक्नोलॉजी लाएंगे, उससे सरकार को अब अच्छा देश को कमा के दिखाएंगे। धन्यवाद, मेरे हाथ से गिर गया था, पकड़ा। अब खुशी की बात क्या है जी? खुशी की बात यह है कि आपने स्लैब थोड़े रिवाइज किए, टैक्स स्लैब को लेकर आपने सालों से नहीं छुआ है। हर बार इतना टैक्स लेते और कहते हो मोगैम्बो खुश हुआ है। तो जो है 2017-18 से कोई चेंज नहीं हुआ, आपने इस बार पहली बार चेंज किया। इसलिए वो सलमान खान डांस भी कर रहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है 8-9 सालों में, 17-18 सालों में नहीं, 8-9 सालों में हुआ है। तो इनकम टैक्स स्लैब आप चेंज करके लाए। तो इंसेंटिव जो है आपने बढ़ा दिया है कि नए टैक्स रिजीम पे लोग घुस जाएं, अच्छी बात है। आपने 7 लाख से आपने 5 लाख को 7 लाख का कर दिया जीरो टैक्स। आपने 42% वाले को 39% पे लेके आए। कैसे लेकर के आए? क्योंकि आपने 37% से 25% जो है सरचार्ज कर दिया है जी। लेकिन ये किसके लिए किया मालूम? अमीर आदमी के लिए। आपको बाद में समझ में आया, मैं उतना अमीर तो हो नहीं। पहले तो आप अक्षय कुमार की तरह नाच लिए, लेकिन बाद में आपको जब असलियत समझ में आई तो, लेकिन आंख से आंसू आते हैं, कितना आंसू बहते हैं। हाथ आगे लाइए। कब? जब आप टैक्स पेयर को जो टैक्स दे रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे। देखो भाई, इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक। क्या बोलते हैं? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको कैरेट दो, नहीं कर रहा है तो स्टिक से पीटो। तो मैंने ये बता दिया कि भाई कैसे टैक्स चोरों से और पैसा निकालें। लेकिन जो अच्छा कर रहा है तो जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार, उसी को दोहराया जाएगा बार बार। हाथ आगे लाइए। कैसे? देखो भाई, ऐसे अभी आप खाली सर्टिफिकेट देते हो, सर्टिफिकेट का मैं क्या करूंगा? बुरा नहीं मानना, मैं क्या करूंगा? आपको क्या करना चाहिए? टैक्स पेयर को स्पेशल फील कराना चाहिए। हाथ आगे लाइए। बात दिल को छू जाए, बिल्कुल है। कैसे? अब सरकारी ऑफिस में लंबी लाइनें हैं, परेशानियां हैं, उसको आधार पे, उसको पासपोर्ट में, इमिग्रेशन में, म्युनिसिपल ऑफिस में उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये टैक्स देता है, सीधा लाइन अंदर। इसको सिनेमा हॉल की लाइन सीधा अंदर। इसको एम्स में बेड नहीं मिल रहा, टैक्स पे तुरंत बेड दिलाओ भाई, इसके लिए अलग कोटा रखो। कोटा उसके लिए रखो जो देश को आगे बढ़ा रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। लाउडली क्या बोलते हैं? मेरिटोक्रेसी। भाई जो दे रहा है उससे कुछ और बेनिफिट दो। ठीक है, आप पैसा मत दो उसको, पर फील तो कराओ ना। एयरपोर्ट पे खड़ा हो, पूरी लाइन लगी हो, वो टैक्स पेयर का कार्ड दिखाए, अलग लाइन में निकल जाए तो उसको भी लगा रहे भैया। और सामने वाला भी देखो टैक्स देता है ये,
है, तो बाकी लोग लाइन में भी, उनको भी मन में चुभे, टैक्स देता है, बिजनेस क्लास अपग्रेड हो गया, टैक्स देता है, लाउंज में जा रहा है, तो बाकी लोग भी करेंगे, है जी। तो पूरा का पूरा देश करेगा बार बार, क्योंकि आपने इस व्यवहार पे दिया काफी पुरस्कार। So effort that is appreciated gets repeated. One more time, come on. Effort that is appreciated gets repeated. आप उसको मेट्रो में इजी कर दो, आप उसको सेपरेट चेक इन दो, आप हॉस्पिटलाइजेशन सरकारी अस्पताल उसको बेनिफिट दो, आप उसको जब आप अगर कोई 10 साल तक बढ़िया दे रहा है तो उसके नाम पे एक सड़क का नाम घोषित कर दो, है जी। हाँ, घनश्याम लाल मार्ग, रामलाल मार्ग, छगन लाल मार्ग, मगन लाल मार्ग, उसके नाम पे एक मार्ग कर दो, बात बन गई भाई, खुश हो जाएगा अगला आदमी। दूसरा, मैं हेल्थ केयर पे क्विकली अब और 5-7-10 मिनट लूंगा। आपको बहुत कुछ हमने सिखाने का प्रयास किया है, इसमें बहुत सीखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम हेल्थ केयर के डिटेल पर ध्यान दें, जरूरी है कि इंडिया के योगदान का करें सम्मान, इससे पहले कि हेल्थ केयर के डिटेल पे दें थोड़ा सा ध्यान। आर यू रेडी? ओके। इंडिया ने 60% वैक्सीन पूरी दुनिया को दी। कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया, बधाई। ये निर्मला सीतारमण ने बोला है, उन्होंने नहीं दी है, दी हमारे यहाँ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स ने है, हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, कंपनीज ने दी है, पर निर्मला सीतारमण का नाम मैंने लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने दी है। हाँ, उनकी आपको तारीफ है, आपने फैसिलिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा उसको फैसिलिटेट किया, फैसिलिटी को बढ़ने के लिए। लेकिन भारत के व्यापारियों ने बहुत अच्छा काम किया। कोविड वैक्सीन के दौरान 220 करोड़ डोजेस इंडिया और पूरी दुनिया को हमारे देश ने दी है। आर यू विद मी गाइस? कम ऑन। वैक्सीन की संजीवनी बूटी देश विदेश तक पहुंचाना है हमारी ड्यूटी। ये है संजीवनी बूटी। कमाल कर दिया भाई हमारे देशवासियों ने। हमारे यहाँ वैक्सीन किंग साइरस पूनावाला, उनकी आज उनके लिए जरूर हमारे को ताली बजानी चाहिए। यूएस ने, अमेरिका ने बोला कि भारत का बहुत बड़ा रोल था दुनिया को इस बीमारी से बाहर निकालने में। इंडिया ने 98 देशों को अपने देश से वैक्सीन बना करके भेजी है। इससे कमाई भी करी है और लोगों की मदद भी करी है। दिस इज फैंटास्टिक। आप देखो, वेंटिलेटर हमने बनाए, पहले वहां पर 3 वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियां थी देश में, वो केवल 10,000 यूनिट रोज के बनाती थी। आज वेंटिलेटर बनाने वाली 25 बड़ी कंपनियां हैं जो कि 2 लाख यूनिट रोज बना सकती हैं। कमाल हो गया भाई। और ब्राजील का जो राष्ट्रपति, उन्होंने तो हमारे को प्रभु हनुमान के साथ कंपेयर कर दिया। और क्यों कंपेयर किया? संकट कटे मिटे सब पीड़ा, वैक्सीन का जब से उठाया हमने बीड़ा। हाँ, जय बजरंगबली। तो वाई हेल्थ केयर इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी? क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए हेल्थ केयर? हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत नौकरियां दे रहा है। लगभग ये 1 करोड़ नौकरियों तक पहुंच जाएगा, 50 लाख पार कर चुका है। एम्बुलेंस ड्राइवर, हेल्थ वर्कर, कम्युनिटी वर्कर, नर्सेज, डॉक्टर। लेकिन आज भी हमारी रैंक 45 है 190 देशों में। हमें बहुत आगे जाना है। आंख में आंसू आते हैं जब हम देखते हैं कि हमारा देश इतना पीछे रह जाता है। इसके लिए कुछ सुझाव भी देंगे। इंडिया को आज 20,70,000 डॉक्टर चाहिए, जबकि हमारे पास केवल 8.5 लाख डॉक्टर हैं। आज भारत को, इस समय भारत में 11,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है, जबकि WHO बोलता है 1,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर होना चाहिए। यानी कि हमारे को 11 गुना ज्यादा डॉक्टर्स की आवश्यकता सरकारी अस्पतालों में। मरीज जैसे पड़े हैं जैसे ठेले के ऊपर सब्जी का ढेर। एक बेचारा डॉक्टर किस किस की करेगा केयर, इसलिए आपको ज्यादा डॉक्टर चाहिए। हाँ, आप देखते हैं कि 11,000 नई सीट ऐड करी गई पिछले साल, एज कंपेयर टू 11 लाख डॉक्टर चाहिए, लेकिन केवल 11,000 बढ़े पिछले साल। सुन रहे हो मेरी बात को? 11 लाख डॉक्टर चाहिए, केवल 11,000 ऐड हुए हैं। इस पे काम करना चाहिए। नर्सेज आज हमारे पास हाफ है जितनी रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमारे पास 1.5 नर्स है 1,000 पेशेंट पे, और होनी चाहिए 3 नर्स 1,000 पेशेंट पे। तो हमारे पास नर्सेज बढ़ानी है। हमारे पास 1.25 लाख आईसीयू बेड है, हमें चाहिए 7 लाख आईसीयू बेड। तो हमारी प्रार्थना है सरकार से कि हेल्थ केयर पे हम इतना स्पेंड नहीं कर रहे जितना हमें करना चाहिए। हेल्थ केयर पे स्पेंड हमारा बढ़ना चाहिए। इसको बहुत नहीं बढ़ाया गया है। मैं आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं, ये बुरा लगेगा देखने में आपको। आज $11,000 पर पर्सन, क्षमा चाहता हूं, ये सरकार खर्च कर रही है इस समय अमेरिका की। लगभग $9,500 कर रही है स्विट्जरलैंड की, और नॉर्वे में कर रहे हैं $8,000, और इंडिया में हो रहा है केवल $64। ये हेल्थ केयर स्पेंड है। इसका मतलब क्या है? इंडिया आज हेल्थ केयर स्पेंड के मामले में घाना, कीनिया, नाइजीरिया, जाम्बिया, अफ्रीकी देशों से भी पीछे चल रहा है। इंडिया को हेल्थ केयर पे और स्पेंड करना है। कुछ अच्छी चीजें भी हैं। आपने 157 नर्सिंग कॉलेज बढ़ा दिए, जिसके कारण कुछ नर्सेज और आएंगी। 7 करोड़ आपने गरीबों को, गांव के अंदर आदिवासियों को सिकल सेल एनीमिया के ट्राइबल एरियाज में टेस्ट करने के लिए आपने कुछ पैसा लगाया। 1250 करोड़ रुपया आपने फार्मास्यूटिकल R&D पे पैसा लगा रहे हो, दवाइयां बनाने पे लगा रहे हो। अच्छी बात है। भारत माँ के बजट में फार्मा का रखा ख्याल, फार्मा, हाँ,
ये भारत माँ के बजट में फार्मा इंडस्ट्री यानी कि दवाई की इंडस्ट्री, लेकिन आंख से आंसू बहते हैं जब हम देखते हैं कि आपका बजट पे आप लगा रहे हैं 3.9% पर होना चाहिए कम से कम 6% ऑफ जीडीपी। मैं समझा पा रहा हूं? 3.9% ऑफ जीडीपी लगा रहे हैं, 6% ऑफ जीडीपी लगाना चाहिए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्यों? क्योंकि 70% टोटल हेल्थ केयर स्पेंड आज भी प्राइवेट प्लेयर्स का है, सरकार इसमें नहीं लगा रही है पैसा। आपने क्या किया है, थोड़ा सा इंक्रीज किया है पिछले साल के मुकाबले, 3.5-4% आपने इंक्रीज किया है इस बजट में। आप अगर इंश्योरेंस में टैक्स बेनिफिट दें ज्यादा, आज 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जवानों की है हमारे देश में, और पेनिट्रेशन बहुत कम है टैक्स इंश्योरेंस पे। आप नहीं करा रहे लोग अभी तक मेडिक्लेम, अपना मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, बहुत पेनिट्रेशन करना है। मैंने पिछले बजट में यह सुझाव दिया था कि टेलीकॉम कंपनियों को बोलो कि वो साथ में जो भी आदमी 5G 4G का इस्तेमाल कर रहा है उससे 70 रुपया महीना एक्स्ट्रा ले लें और उसका इंश्योरेंस कर दें। अगर उससे 70 रुपया और छोड़ो, कुछ नहीं, 150 रुपया साल का ले लें, छोटा इंश्योरेंस कर दें उसका। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में 85 करोड़ इंटरनेट मोबाइल यूजर हैं और 85 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस रातों रात हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि एक बड़ी बीमारी आती है ना, घर बिक जाता है, कर्जे में चला जाता है आदमी, गहने सोना जेवर सब बिक जाता है एक बड़ी बीमारी में, इतना नुकसान होता है। तो आप मेडिकल टूरिज्म, मेरा अगला सुझाव है, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म में इंडिया में हेल्थ केयर सस्ता है आज भी, एक अच्छी बात है। इंडिया ग्लोबल हब बन सकता है मेडिकल टूरिज्म का। हील इन इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया, ऐसा क्या होना चाहिए, हील इन इंडिया होना चाहिए। मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन सकता है ये। अभी भी एशिया में हम 3rd नंबर पे, दुनिया में हम 20वें नंबर पे हैं, क्योंकि दुनिया भर से बहुत लोग आ रहे हैं इलाज कराने। आज हमारा रेवेन्यू $6 बिलियन का है, ये $13 बिलियन हो जाएगा अगले 3 सालों के अंदर। तो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान, ओमान, बांग्लादेश, मालदीव, कीनिया, इराक से आ रहे हैं, बड़े देशों से नहीं आ रहे अभी भी। सरकार को इस पे काम करना चाहिए। यूरोप और सेंट्रल एशिया से जब बाहर से लोग बहुत आएंगे, इससे बहुत फायदा होगा हमारे को। इंडिया में बाईपास सर्जरी बहुत सस्ती है, 60% कम कॉस्ट पे होती है अमेरिका के मुकाबले। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट 5 गुना सस्ता है अमेरिका के मुकाबले या बड़े कनाडा जैसे देशों के मुकाबले। तो प्राइवेट प्लेयर्स को बोले कि मेडिकल टूरिज्म के लिए और फैसिलिटी डेवलप करें। और फाइनली मैं कुछ एजुकेशन पे बात करना चाहता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वुड यू ऑल एग्री विद मी? यस, नो? ये बजट का सेशन आपको कम से कम 2 या 3 बार इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप इसमें सीखोगे। ये सीखने के लिए ज्यादा है, केवल सरकार की तारीफ और निंदा करने के लिए नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। एजुकेशन जो है ये फ्यूचर का एक पासपोर्ट है। एजुकेशन फाउंडेशन है हमारे देश की, शिक्षा फाउंडेशन है। एजुकेशन से ही एम्प्लॉयबिलिटी आती है, एजुकेशन से ही गरीबी खत्म होती है, एजुकेशन से ही सोशल डिविडेंड या सोशल मार्जिनाइजेशन समाप्त होता है, गरीब और अमीर का अंतर खत्म होता है। इंडिया आज 2nd लार्जेस्ट मार्केट हो चुका है ई लर्निंग का। एजुकेशन ने जब से टेक्नोलॉजी से लिफ्ट ली है, दोनों ने मिलकर के विकास की गाड़ी पकड़ ली है। ये एडटेक में हम आगे आए हैं। 45,000 डिग्री कॉलेज है, 1,000 यूनिवर्सिटी है हमारे देश के अंदर, लेकिन जीडीपी स्पेंड एजुकेशन का बहुत कम है। आज छोटे छोटे देशों के मुकाबले भी कम है। आज आप देखते हैं ये 5%, 5%, 5.5%, 3.5%, 5.5%, हम 3% पे हैं। हम लोग बहुत पीछे हैं अभी। हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से हमारे को इस समय 43 टीचर से हम 43 बच्चों पे एक टीचर से 26 बच्चों पे एक टीचर पे आ गए हैं, यानी कि हर 26 बच्चों के लिए एक टीचर हो गया हमारे देश में। तो ये एक अच्छी चीज है, बधाई उसके लिए, गुड थिंग। क्या हर 26 बच्चों पे एक टीचर हो गया है। वो टीचर को पढ़ाना आता है कि नहीं आता पता नहीं। वो स्पेलिंग लिखता है GOOGLE, क्या बना, गुलगुले। गूगल को बोल रहा है गुलगुले। तो हमारे यहाँ टीचर अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। बढ़ रहे हैं टीचर, लेकिन ये नंबर हमारे यहां जो 26 बच्चों पे एक टीचर है, अमेरिका के अंदर वो 15 बच्चों पे एक टीचर है। मैं आपको फर्क समझाता हूं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप के कारण, पर स्कूल एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है। इसमें दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया है, आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अच्छा किया है। हम चाहेंगे कि पूरे देश के सारे सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छे होने चाहिए, सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए। एडटेक का कैपिटल बन गया बायजूस के आने से हमारा देश, लेकिन 6,000 स्कूलों के अंदर हमारे देश में बिल्डिंग ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, पेड़ के नीचे स्कूल चल रहा है। एडटेक ने 77,000 करोड़ रुपया रेज किया है बाजार से, इकट्ठा किया है बाजार से, लेकिन 77% सरकारी स्कूल में बिजली कनेक्शन ही नहीं है। एडटेक क्या कर लेगा? 77% स्कूल में, 77, हर 100 में से 77 स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल में बिजली नहीं है। हाँ ठीक है, धूप में बैठ के पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, एडटेक डिजिटल एजुकेशन पढ़ा रहा है, लेकिन 9.5 लाख स्कूल है जहां पे कंप्यूटर ही नहीं है स्कूल में, तो डिजिटल एजुकेशन क्या सिखाओगे आप? आज एडटेक के कारण कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच आ रही है, क्वालिटी एजुकेशन आ रही है, लेकिन 87% स्कूल हमारे देश के अंदर वहां पे इंटरनेट ही नहीं है, तो आप एडटेक क्या कर लेगा उसमें?
तो इसमें कुछ राज्यों ने अच्छा काम किया है, जैसे केरला बेस्ट रहा है इसमें। कौन सा? केरला नंबर 1 पे रहा है। ऐसे आंध्रा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ने अच्छा किया है, पर यूपी सबसे पीछे रह गया है इसमें। यूपी को आज स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए उत्तर प्रदेश को बहुत काम करना बाकी रह गया है, उनको इस पे काम करना चाहिए। केरला की बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी? हाथ आगे लाइए। केरला आगे क्यों निकला? इसलिए निकला क्योंकि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एजुकेशनल एनवायरनमेंट लेके आया सरकार ने। वहां किया आईसीटी करिकुलम का हिस्सा बचपन से ला दिया। आईसीटी क्या होता है समझते हैं ना? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी को बचपन से सरकारी स्कूल में ले आए वो। तो केरला का सबसे अच्छा प्रैक्टिस रहा इसके कारण। इंडिया यूएस में एजुकेशन सिस्टम में यूएस बहुत ज्यादा बेहतर है हमसे। इंडिया में जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई फ्री है, यूएस में 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाई फ्री है। यहां पढ़ाई फ्री तो है हमारे देश में, लेकिन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, कंप्यूटर है ही नहीं, इंटरनेट है ही नहीं। यहां पे सब बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहा है स्कूल यूएस के अंदर। तो इसलिए हमारे को एजुकेशन पे पैसा लगाना पड़ेगा। हम लोग 3% लगाते हैं जीडीपी का। हमारी जीडीपी छोटी सी है, $3.5 ट्रिलियन की, उसका 3% लगाते हैं। ये यूएस हमसे 15 गुना ज्यादा पैसा लगाता है। वो $23 ट्रिलियन का 6% लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाथ आगे लाइए। हम छोटे का छोटा लगा रहे हैं, वो बड़े का बड़ा लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? छोटे का छोटा बहुत छोटा हो जाता है, बड़े का बड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए अमेरिका आज भी 15 गुना ज्यादा स्पेंड कर रहा है। तो इंडिया को अगर आगे जाना है, गरीब को और अमीर को, इन दोनों के जो बहुत बड़ा बढ़ता हुआ फासला है उसको खत्म करना है, उसका एक ही तरीका है, रियल एजुकेशन। वो एजुकेशन अच्छी होगी, अपने आप देश आगे बढ़ जाएगा। हमारे यहां वही पुरानी पढ़ाई करने का तरीका एनईपी आया, पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ठीक से अभी तक। पर अमेरिका में ज्यादा सब्जेक्ट है, अपनी मर्जी का चूज करो। तुमको क्या आता है, क्या भाता है, बाजार क्या चाहता है। जब भाई तू मेरे वो कर जाता है तो सबको पता है कि इतना ग्रोथ मिल जाता है कि उसके बराबर टक्कर पे कोई खड़ा नहीं हो पाता है। तो अभी जानते हैं ये अमेरिका का सिस्टम है। इंडिया में अभी एनईपी लागू हुआ, टाइम लग रहा है। हमारे यहाँ पेडागोजी ट्रेडिशनल है, ई उ, लेकिन वहां थोड़ा मॉडर्न हो गया, बहुत फर्क आ गया है। पेडागोजी लर्निंग एंड डेवलपमेंट में है। यहां खाली हम लोग रट्टा लगवाते हैं, वहां पे इंक्वायर, एक्शन, रिफ्लेक्शन और क्वेश्चनिंग, बच्चे को सवाल करना सिखाते हैं। कपिल शर्मा शो पे मैं गया था, तो कपिल शर्मा जी बोल रहे थे वहां पे, हमने पूछा भाई वो भारत से या धरती से जो है सूरज कितना दूर है? वो चपेट मार दी टीचर ने, वो तेरे को जाना है सूरज में है? क्यों पूछ रहा कितना दूर है? अमेरिका में कोई क्वेश्चन करता है तो उसके लिए ताली बजती है, सवाल किया बुद्धिमान है, उसको उत्तर दिया जाता है। हाँ ठीक चल रहा है लाइव एवरीबॉडी गाइस, कम ऑन, ठीक चल रहा है, ओके। तो एनईपी पॉलिसी का आपने रोल आउट किया, पर मेरी आपसे प्रार्थना है, आपकी अचीवमेंट्स अभी भी कम है उसमें। भाषा संगम में आप आगे बढ़े, 6 लाख बच्चों को आपने 22 भाषाएं सिखाई, तो थोड़ी तारीफ जरूर करूंगा आपकी। दीक्षा आपने, गुड, लवली, आपने टीचर्स के लिए काम किया, आपने एक दीक्षा भी लेकर के आए आप, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो उसमें भी 10 मिलियन ऐप आपकी डाउनलोड हुई, जिसमें 6 करोड़ मिनट बच्चों ने इस्तेमाल किया। 9,000 कोर्सेज आप उसमें दे रहे हैं, 13 करोड़ कोर्स उसमें कंप्लीट भी हुए हैं, उसके लिए बधाई। पर मेरे कुछ सुझाव हैं। मेरे सुझाव ये है कि सेपरेट बॉडी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनईपी इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाइए। हाथ आगे लाइए। एग्जीक्यूशन, क्या? इट इज नॉट द स्ट्रैटेजी, इट इज द एग्जीक्यूशन दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। एनईपी बहुत अच्छा है, मैं चाहूंगा एनईपी के लिए जरूर ताली बजाई जाए सरकार के लिए, पर दुख की बात है एनईपी इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। आपको डेमोक्रेटाइज करना है, अफोर्डेबल कोर्सेज लेकर के आने हैं, बजटरी एलोकेशन को आपको बढ़ाना है, उसका इंप्लीमेंटेशन बढ़ाना है। और आपने 1,12,000 करोड़ से जो है ना 2% आपने जीडीपी का किया, जो अभी तक का हाईएस्ट रहा है। उसके लिए सरकार के लिए तारीफ जरूर करनी चाहिए, अभी तक किया। लेकिन मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि बच्चा केवल 33% लाता था, 33 से 40%, 50% पे आया, अभी भी पास ही हुआ है। आपको आना रास्ता बहुत दूर है। सरकार को चाहेंगे कि एडटेक पे भी सब्सिडी दें, जो लोग नए कोर्सेज कर रहे हैं उस पर सब्सिडी दें। आज 18% आप टैक्स चार्ज कर लेते हैं पढ़ाई पे, पढ़ाई पर 18% टैक्स, पढ़ाई को टैक्स फ्री करिए, फिर भी उसमें कमाने का मन है 3% टैक्स कर दीजिए, कम करिए टैक्स उसमें। एजुकेशन को अफोर्डेबल करिए। आज एडटेक कंपनी से आप पैसा ले रहे हैं, उसमें जीएसटी लेने की क्या जरूरत है आपको? पढ़ाई पर जीएसटी हटाइए कम से कम, ताकि एक गरीब भी आकर के पढ़ सके और आगे बढ़ सके। और किसी को अपस्किलिंग करना है, कोई कोर्सेज लेने हैं, बहुत से कोर्सेज बहुत सारे एडटेक चला रहे हैं, तो वो अपस्किलिंग के कोर्स पे आप टैक्स बेनिफिट दीजिए, उसको कोई और बेनिफिट दीजिए। उसको कहिए कि भाई तुम ये कोर्स लो तो तुम इनकम टैक्स में इसके खर्चे को स्लैब में माइनस कर सकते हो, जैसे 80C रहता है उसी तरह इसको आप इंप्लीमेंट कर दें। उससे क्या होगा? आपके देश में बेरोजगारी कम होगी, मेरे देश में बेरोजगारी कम हो जाएगी। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे
टैक्स बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे और नए एज स्किल को वो सीख पाएंगे। अब जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। भाई इस पे मदद करिए आप उनको। तो बहुत सारे मैंने आज कॉन्सेप्ट पे चर्चा करी। मेरा मन था एग्रीटेक पे भी और बात करने का, कुछ और एजेंडास पे बात करने का, पर समय की कमी, मैंने ओवर एक्सीड कर लिया समय, क्योंकि मेरी इच्छा केवल ये नहीं बताना था कि क्या घड़ा, क्या घटा, क्या बढ़ा। लोगों के लिए आज बजट का मतलब होता है कि क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। मेरे लिए बजट का मतलब होता है कि हम देश को सिखाएं, उसको एजुकेट करें, उसको ऐसी ऐसी शिक्षा दें कि उसके बाद जब बुद्धि आएगी तो समझ में आएगा देश आगे कैसे बढ़ता है। नहीं तो वोट पौवे पे वोट दे देता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बजट का सबसे सुंदर, सबसे आसान विश्लेषण को समझने के लिए हमारी टीम जिसने मिल करके ये लाइव प्रेजेंटेशन हमारे साथ में बनाई और पूरी तैयारी करी, उनकी भी तारीफ और उनको भी बधाई देने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत Hey guys, make some noise! Colin! चाहता हूं जरूर शेयर करिए, इससे देश का बहुत भला होगा, बहुत सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।